शुरू करें जी। आई थिंक आई सीन यू बिफोर। हाँ, नो, एनी हाउ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं जी। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू कैन डू बेटर। लंच वंच करके आए होंगे? नहीं किया लंच? नहीं किया है? ऐसा क्यों? 4 बजे तक भूखे रहोगे क्लास के अंदर? चलो जी, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई एम योर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड सी एस सचिन गुप्ता, और मैं हूं आपका टेक्स्ट का दोस्त। मैं हूं आपका टेक्स्ट का दोस्त, और आज हमारी पहली क्लास है। तो आज हमारी पहली क्लास में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। टेक्स्ट क्या होता है, कौन लगाता है, सिलेबस की बारे में जो डिटेल्स हैं, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारी जो बुक्स हैं टेक्स्ट की, ओह गॉड इतनी भारी भरकम बुक्स, ये बात करेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट विद माई ओन थिंग, लेट्स स्टार्ट विद यू, बिकॉज यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टुडे एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद दिस बॉय। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बैठ के आराम से, चिल, बिल्कुल रिलैक्स होके गिव योर इंट्रोडक्शन एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन 5 minutes or 2 minutes. Definitely. Oh, great. So you're doing also LLB along with CS. That's a very good combination, friends. But I'm not telling you to do LLB. You're doing company secretary. That's a complete course in itself. But along with company secretaryship, आप LLB भी करें। सर अब क्या कह रहे हो, टेंशन दे रहे हो, मतलब कर सकते हैं। That's a very good option you have taken. Why? Very good. And why company secretary? What's your enthu in becoming a company secretary? What is your drive? What is your motivation factor? डिग्री? तो डिग्री तो बेटा सीएमए की भी है, सीए की भी है, एमबीबीएस की भी है, एमडी की भी है, बहुत सारी डिग्रीज हैं। Why only CS? So why have you chosen this profession? अच्छा, एंड ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया मुन्ना, बहुत बढ़िया। टेल मी व्हाट डज अ कंपनी सेक्रेटरी डू? अच्छा, इज ओनली इज अ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, मतलब ही लुक्स आफ्टर ऑल द लिटिग्रिटीज एंड ऑल द लॉज एंड ऑल। नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, द गर्ल इन द लास्ट, व्हाट्स योर नेम बच्चे? खुशी। सो खुशी, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, मिलकर बहुत अच्छा लगा। बताओ जी, क्या चल रहा है लाइफ में और क्यों बनना चाहते हो कंपनी सेक्रेटरी? बाकी सोच के रखना, आपकी भी चांस आने वाली है कि पढ़ ले या तो घर से बाहर निकल जा। हाँ, सी में मैथ्स कहाँ है यार? फाउंडेशन में है। अकाउंट्स इज मैथ्स? हे भगवान, कम ऑन, डोंट गिव मी दिस। अकाउंट्स इज नॉट मैथ्स, इज समथिंग एल्स। अकाउंट्स तो शायद हमारा कुछ कंपनी सेक्रेटरी में भी कुछ है, कुछ कोर्स। तो फिर मैथ्स नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो एनी हाउ, ठीक है, डन। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चे, पीछे पीछे एक एक करके आते हैं। व्हाट्स योर नेम बच्चे? स्नेहा। बताओ स्नेहा, व्हाट्स योर योर ड्राइव टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी? कहां से, कौन से कॉलेज से? अच्छा, चलो। वन ऑफ योर फैमिली मेंबर रिकमेंडेड कंपनी सेक्रेटरी कर लो, तो मैंने कर लिया। और नाउ योर फैमिली मेंबर से शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूंगी। वो कहेगी घर से। अच्छा, वो अभी नहीं करूंगी मैं। अच्छा, चलो, तो घर वालों का था इसलिए कर लिया। गुड, वेरी गुड। हाँ, द गर्ल, दिस वन, या व्हाट्स योर नेम बच्चे? मुस्कान।
लॉयर्स अर्न नहीं करते भाई साहब? हरीश साल्वे नेटवर्थ बताऊंगा 500 करोड़ का आदमी है। तो चाहिए होता है तो कोई पैदा होता है लेके कोई भी चीज। अच्छा, अक्षय कुमार के घर में कोई एक्टर था जो एक्टर बन गया वो अक्षय कुमार, या उसका कोई बाप दादा एक्टर था जो अक्षय कुमार बिकेम एन एक्टर? चलो ठीक है, आई टेक योर व्यू पॉइंट, बस आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, व्हाट्स योर ड्राइव? चलो, ओह दैट्स गुड। कहाँ से, कौन से यूनिवर्सिटी से लाइक? अच्छा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अच्छा, और आप कहाँ से कर रहे हैं लॉ? फैकल्टी ऑफ लॉ, दैट्स अ वेरी प्रसिद्ध जगह टू बी डूइंग लॉ, दैट्स वेरी गुड। फैकल्टी, उसमें तो शायद एडमिशन के लिए भी दिस इज अ टेस्ट एंड ऑल ना? ग्रेट। हाँ जी बच्चे। पिंकी, चलो पिंकी बताओ बेटा, क्या कैसे लाइफ कैसे चल रही है? चलो नाइस नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी? तो मैंने सोचा कंपनी सेक्रेटरी कर लेती हूँ, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना है तो। सी में ऑडिट में भी है, टैक्सेशन भी, अकाउंट्स भी है। मैं तुम्हें डाइवर्ट नहीं कर रहा, खाली पूछ रहा हूं तुम्हारी मानसिकता। नाइस। हाँ बच्चे। निकी, बताओ निकी, कैसे चल रही लाइफ? ऑल गुड, वेरी गुड। शी इज योर फ्रेंड? दुश्मन है? अच्छा। निकी बताओ बेटा, मुन्ना बताओ। खुद ही चूज किया है, भगवान जी रात को सपने में आए, निक्की तुझे सीएस बनना है लड़की, ऐसे हुआ? अच्छा। अच्छा, तो टैक्स भी मिलेगा, लॉ भी मिलेगा, इसमें पूरा कंप्लीट वो हो जाएगा। वेरी गुड। आई थिंक सबके रीजंस अलग अलग हैं सीएस कोर्स को ज्वाइन करने के, बट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि आई टीच टैक्सेशन टू सीएमए टू सीए टू सीएस। तो चिल्ड्रन ऑलवेज आस्क मी सर विच इज द बेस्ट। मैं बोलता हूँ कोर्स एक लिमिट तक आपको लेके जाता है, दरवाजा खोल देगा आपके लिए, लेकिन आगे आप कितना जाओगे वो आप में, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप में दम कितना है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी तपस्या कैसी है, उससे वो चीजें डिपेंडेंट होती है। तो इसलिए सारे कोर्सेज मेरे अकॉर्डिंगली, वेदर यू डू सीए, सीएस और सीएमए, इज मोर और लेस द सेम। सबकी अपनी अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज गवर्नमेंट ने बनाई है। अब मैं पूछूं हार्ट स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है या स्किन स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है या आई स्पेशलिस्ट इंपॉर्टेंट है? भाई जो जरूरत पड़ेगी उसके बाद जाएंगे, धंधा सभी का चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड बी नोइंग व्हाट डज अ कंपनी सेक्रेटरी डू। ठीक है, दूसरी बात, यू शुड बी हैविंग द एंथुजियाज्म टू डू इट। दो चीजें आपको चाहिए लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, चाहे आप सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक, क्यों करना है, और उसकी पीछे की ड्राइव फैक्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स दीज कोर्सेज टेक अ टॉल इन द सेंस दीज आर वेरी लेंदी कोर्सेज, टेक्स लॉट ऑफ क्लासेस, पढ़ना पड़ता है, नॉट डिफिकल्ट बट लेंदी एंड वास्ट। तो उसके लिए यू नीड टू बी हैविंग एन एंथुसियाज्म। आई बिकम अ सीए मोर देन 20 ईयर्स अगो, तो मेरे अंदर एक एंथुसियाज्म था कि सीए बनना है। अब मुझे भी नहीं पता था क्यों बनना है सीए। उस टाइम मेरे फैमिली में तो 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, देयर वर 7 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन माय फैमिली। तो आई वांटेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझसे पूछता भाई क्या करोगे, मैंने कहा सीए बनना है। तो ऐसे ही आप लोगों के अंदर वो एंथुसियाज्म है, तो उसको बस बना के रखिए, फोकस रखो बस। इट्स नॉट डिफिकल्ट, हैव फोकस कि भाई हमें करना है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। ये 3-4 साल जो होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ, यू नो,
in a student's life, this 18 to 22 years, you are all in 18 to 22, 23, and यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, बस टाइम नहीं वेस्ट करना, डिसिप्लिन्ड अप्रोच रखनी है, यू विल रीच हाइट्स. कितना पैसा कमाओगे वही दरवाजा तो खोल देगा कोर्स. 8 लाख से लेकर जॉब 80 लाख तक है, 8 लाख से जॉब लेकर 80 लाख तक है. समटाइम्स लेस भी होती है, बट आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज a job is from 8 to 80 lakhs. Everybody will not get a job of 80 lakhs, mind you. Some people might get 6 lakh jobs, some people might get 8 lakh job, some people might get 20 lakh job. ये फर्क क्यों होगा? आपके ऊपर होगा. आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी पर्सोना कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसी है. जब आप अपने क्लाइंट को कोई चीज समझाओगे, द वे यू स्पीक, हाउ यू स्पीक, वट यू स्पीक, ये सब चीजें होती है. डिग्री तो सभी के पास होगी, बोलो हाँ या ना. कितने हमारे कंपनी सेक्रेटरीज है पूरे इंडिया में? नॉट इवन लाख, 1 लाख तो हमारे कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में नहीं है. आई थिंक 70 से 80 हजार, आई एम नॉट नोइंग द एग्जैक्ट फिगर. तो अगर हम हिंदुस्तान में 70,000 अप्रोक्सीमेटली 70,000 कंपनी सेक्रेटरीज लगा लें, और इन अ पॉपुलेशन ऑफ माई गॉड 140 करोड़, तो एक बार थोड़ी मैथमेटिकल स्किल्स बेटा आप मत सॉल्व करना. तो अगर हम 70,000 भी एक एस्टिमेट लगा लें, नंबर ऑफ CS इन इंडिया डिवाइडेड बाय 140 करोड़, हेल्प मी विद द जीरोस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 140 आई थिंक हो गया ना शायद नंबर ऑफ जीरोस, 140 करोड़. जरा देख लें जरा एक बार दोबारा से. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. सो 140 करोड़. ये लो जी. नाउ ओपन अप योर, स्विच ऑन योर कैलकुलेटर्स और मुझे इसका रेशो निकाल के देना जरा. इनटू 100. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 140. तो हाउ मेनी जीरोस? 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 यहां हटा दो, 2 ये हटा दे, 5 हटा दे, 1 2 3 4 5. तो बेटा और एक और हटा दे, तो ये हटा दें, तो 7 डिवाइडेड बाय 1400. देखना जरा कितना आया. 0.001. इसमें आप आने वाले हैं 5. 0.005% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में आप आने वाले हैं. जस्ट इमेजिन ऑन अ पॉपुलेशन ऑफ 140 करोड़ यू विल बी अमंग 70,000 प्लस ग्रुप. कितना कम है. दैट्स द रीजन डिमांड इज ग्रेट इन द मार्केट. बस डिमांड उन लोगों की है हु आर वेल वर्स्ड विद द जॉब, यानी कि जिनको पता है क्या कह रहे हैं, क्या करना है, समझ रहे हैं. तो कंपनी सेक्रेटरी के पास टैक्स की नॉलेज भी है, कंपनी सेक्रेटरी के पास कंपनी लॉ की नॉलेज भी है, कंपनी सेक्रेटरी के पास बिजनेस लॉज, लेबर लॉज की नॉलेज भी है. आपको यह देखना है कि आपको अपना प्रैक्टिस खोलनी है. यू वांट टू स्टार्ट योर कंसल्टेंसी और यू वांट टू स्टार्ट अ जॉब. इन चीजों को भी लेकर थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रखना कि नहीं सर आई वांट टू ओपन माय प्रैक्टिस, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती. नहीं सर मैं पहले कुछ 5-10 साल कॉर्पोरेट कल्चर में काम करूंगी एंड देन काम करूंगा, देन आई विल गो फॉरवर्ड. तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई ऑलवेज रिक्वायर माई स्टूडेंट्स टू हैव. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, यू शुड बी हैविंग डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, टाइम से होमवर्क करना है. बहुत सारा होमवर्क मिलेगा, बहुत सारा क्लास वर्क होगा, बहुत सारे टेस्ट होंगे, ये सारे मॉक टेस्ट होंगे. ये डिसिप्लिन अप्रोच कहती है. मिस नहीं करनी क्लासेस. अगर क्लास मिस भी कर दें डजंट मैटर, आप बैकअप देखिए, पूछिए. तीसरी बात, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए. अगर आपको लगता है कोई कहता है CS ना यार बढ़िया कोर्स नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, जस्ट शट हिम अप. आपको इफेक्ट नहीं होना इन बातों से. भैया मैंने लाखों करोड़ों रुपया देखा है कमाते हुए कंपनी सेक्रेटरीज को, और कुछ CS को भी देखा है कम कमा रहे हैं. तो आप कोर्स से पैसा नहीं आता. भाई धीरू भाई अंबानी ने कोई कोर्स नहीं किया था, मुकेश अंबानी ने भी कोई कोर्स नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने भी कोर्स नहीं किया, कोहली ने भी कोर्स नहीं किया. हाँ सर आप कंपेयर कर रहे हो वोकेशन को प्रोफेशन के साथ, उनमें तो क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन में भी लोग
5 लाख की नौकरी भी कर रहे हैं, 50 लाख की नौकरी भी कर रहे हैं, 5 करोड़ की नौकरी भी कर रहे हैं। तो इसलिए आपका फोकस बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं सीएस करूंगी, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, डिसिप्लिन, फोकस, एंड चौथा मोटिवेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है ना, किसी के कहने पे कोर्स कर रहे हैं, मत करो यार, जाओ घर जाओ, कुछ और करो जो आपको मजा देता हो। जैसे फॉर मी टीचिंग गिव्स मी अ हाई। Last 20 years, I've taught more than 70 to 80,000 students all over India of different courses. You search Google for it, Sachin Gupta text डालना, 50,000 चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो we are governed by our motivation to teach. बच्चे 10 बैठे होंगे, 50 बच्चे ऑनलाइन बैठे होंगे, doesn't matter, doesn't make any difference to me. Results don't matter to me. What is important for me is to teach, to give my knowledge to the students. ऐसे ही आप लोगों के लिए भी, घर में पार्टी है, फंक्शन है, एग्जाम आ रहे हैं 10 दिन बाद, आप पार्टीज अटेंड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा पार्टीज अटेंड नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, यू शुड बी फोकस्ड इनफ। आई लेफ्ट 2 or 3 मैरिजेस बिकॉज माई एग्जाम्स वर कमिंग नियर, माई सीए एग्जाम्स। तो कजन्स की शादी थी, ताऊ जी के बच्चों की, मैं नहीं गया। अभी सड़े बैठे, मैंने कहा बैठे रहो, मैं तो बन गया ना सीए। अब मैं मैरिज में चला जाता, पार्टीज में अटेंड करता, नहीं बनता, फिर तो वो मजे मारते, मैं रो रहा होता। तो इसे दुनिया की नहीं सुननी है, आपको अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि जब सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो आती है ना, जब पैसा कमाते हो, उसकी कोई क्या कहते हैं कंपैरिजन नहीं है। लोग कहेंगे हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ये कर देंगे। मदद खाली एक चीज करती है लाइफ में, वो है पैसा। पैसे के लिए पागल होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा पैसे के लिए ईमान छोड़ दो, या पैसे के लिए आप अपना एथिक्स छोड़ दो, मैं ये कह ही नहीं रहा। अर्निंग मनी शुड बी योर मोटिव। अर्निंग मनी, फिल्दी मनी, यस, अर्निंग मनी शुड बी योर मोटिव। एंथुजियाज्म आना, भाई पैसा कमाना लाइफ में। मुझे नहीं चाहिए फार्म हाउस, नहीं चाहिए लंबी गाड़ियां, नहीं चाहिए हैंडसम हस्बैंड, ब्यूटीफुल वाइफ। चलो हैंडसम नाउ, ब्यूटीफुल नाउ, बंदा अच्छा होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो तो मैं ऐसे ही कह रहा हूं। नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए तो फिर तो बेटा पहाड़ पे बैठ जाओ जाके। तो योर एम शुड बी टू अर्न मनी, क्योंकि मनी वो ना, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। अब खुद देख लो अपने परिवार में क्या काम आता है जब जिंदगी में दुख आते हैं। आता है कोई काम, कोई मदद करने आता है जिंदगी में? आप लोगों ने भी तो अप्स एंड डाउन देखे होंगे, नहीं देखे? पेरेंट्स के अप्स एंड डाउन आप पे तो इफेक्ट करते हैं ना। सर हमारे तो पेरेंट्स कभी डाउन नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया भाई साहब? ठीक है भाई, किस्मत तुम्हारी अच्छी है। कोविड के टाइम पे भी तुम लोग, कुछ हुआ होगा घर में, क्या काम आया? पैसा। लीगल प्रॉब्लम आती है तो क्या काम आता है? पैसा। मेडिकल प्रॉब्लम आती है तो क्या काम आता है? बोलो ना, पैसा। अगर तुम्हारे पास 100 करोड़ पड़े हो, कैसा लगेगा? चलो 100 करोड़ बहुत ज्यादा बोल दिया सर, इमेजिनेशन भी नहीं आ रहे 100 करोड़ चलो 5 करोड़ पड़े तुम्हारे पास बैंक बैलेंस, क्या तुम्हारी चाल होगी? क्या तुम्हारा स्टाइल होगा? क्या तुम्हारा अंदर एक जोश आ रहा होगा? ऐसे हंस रहे होंगे बैठे बैठे। कोई फ्रेंड है नहीं है, कोई साथ में है नहीं है, 5 करोड़ रुपया पड़ा है। सोचो, इमेजिन करो, आंख बंद करो एक बार सारे, इमेजिन करो तुम्हारे अकाउंट में 5 करोड़ है। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक थॉट तो डालो, 5 करोड़ इज इन योर अकाउंट। भाई साहब नींद नहीं आएगी और टेंशन खत्म। बोलो, लेकिन ये पैसा कमाओगी कैसे? बताओ, सीएस बन के? नहीं, सीएस प्लस स्मार्ट सीएस बनकर। खाली सीएस से डिग्री से नहीं आने वाला, डिग्री के साथ स्मार्टनेस भी तो डेवलप करनी है। तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स खाली कोर्सेज को कोर्सेज लेके मत समझना। टैक्स है, अरे सर ऐसे टोटल इनकम निकालते हैं, ये सैलरी इनकम, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम, टैक्स आ गया। शब्दों को जीना है। यू शुड लर्न। जो नहीं लिखा उसके पीछे वाली बातें, जो नहीं लिखी वो भी समझ ली। इंटरप्रिटेशन, चाहे लॉ हो चाहे वो टैक्स हो, इंटरप्रिटेशन इज द की। शब्द तो सबके लिए सेम है। अभी हमारी बुक है, ये हमारी इनडायरेक्ट टैक्स की बुक है, जीएसटी और कस्टम्स की, which contains all the provisions, and पीछे हमारा क्वेश्चन बैंक है, अप्रॉक्स 466 पेजेस की। दिस यू विल गेट एन हार्ड कॉपी। दिस इज अवर indirect text book, 466 pages, where entire theory, entire पीछे provisions, questions सारे दिए हुए। एंड इसी तरीके की हमारी एक और बुक आपको मिलेगी, दैट इज इनकम टैक्स, एंड विच इज द डायरेक्ट टैक्स बुक, एंड विच इज ऑफ टोटल पेजेस approximately of 206।
206, तो 450 और 200 650 पेजेस की हमारी एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल है। इसको पढ़ लो। 90% से ऊपर पेपर मैं दावे से कहता हूं हर बार इसी बुक से आता है। इस बार का भी पेपर है, ये आपके सामने है, जून 2025 का। ये पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसे देखेंगे हम कितने क्वेश्चंस होते हैं पेपर पैटर्न में। अगर हम देखें, सो वी हैव टोटल ऑफ 6 क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। पार्ट 1 हमारा मोटा मोटा इनकम टैक्स का है, और इसमें जो पार्ट 2 है पेपर का वो हमारा जीएसटी और कस्टम का है। पार्ट 1 इज 60 मार्क्स, तो अवर इनकम टैक्स टॉपिक विच इज दिस बुक is of 60 marks, and part 2 which is GST and customs is of 40 marks. 4 questions अभी मैं लिखवा दूंगा will be of 60 marks, 15 के 4 questions, and 2 questions of 20 marks each from GST. तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? There will be total of 6 questions. चॉइस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और एमसीक्यू भी कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन है 15 नंबर का पार्ट 1 का, उसमें 3-3 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन बना देते हैं। अब ये नया पैटर्न आया है लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन, एक पूरा केस स्टडी बना दिया, उसके बाद आप देखेंगे 3-3-3-3-3 5 क्वेश्चन। तो इनकम टैक्स के 15 इंटू 4 60 नंबर के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे 15 नंबर का, तो उसमें देखो 5-5-5, या तो 3-3-3-3-3-5 15 हो गया, 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। समझ गए मेरी बात? और 20 मार्क्स में भी ऐसे करते हैं, 5-5 मार्क्स के 4-4 क्वेश्चंस। तो हम पहले सबसे पहले पेपर पैटर्न लिखें, क्योंकि जो कर रहे हैं ना उसके बारे में समझ इतनी होनी चाहिए कि पेपर पैटर्न ये है, ये हमारा सिलेबस है, ये सर यहां से पढ़ाएंगे, क्लास में ये पढ़ाएंगे, हमें ये करना है। वॉर की तरह बुरा हाल हो रहा है ना कंट्रीज में आजकल। यूक्रेन का देखा, अटैक कर दिया रशिया ने, ईरान को देखो, इसराइल ने अटैक कर दिया। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, कौन सही है कौन गलत, वीक थे ना इसलिए अटैक हो रहा है ना। स्ट्रांग होते तो नहीं कर पाते ना, बोलो हाँ या ना। तो स्ट्रांग बनो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, स्ट्रांग बनो। हमें स्ट्रांग कौन बनाएगा? मैं कह रहा हूं वर्जिश कर लो, मैं ये वो तो बात अलग है। आप कोई अखाड़े में कोई जा रहे हो, आपकी है नॉलेज को स्ट्रांग करो, कोई आपके पास ही नहीं भटकेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आपसे पूछेंगे आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स। आप कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है आप लोगों में? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप पूरी तरीके से काम ही नहीं करते। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? मुझे सब कुछ आता है, मैं तो भाई कुछ भी पूछ ले मैं बता दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं था जब मैंने स्टार्ट करा था टीचिंग 20 साल पहले। बच्चे कुछ पूछ लेता था, मैं तो बेकार क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, मुझे पता ही नहीं था आंसर। लेकिन अब आई नो एवरीथिंग, टच वुड, विद गॉड्स ग्रेस। तो इसलिए कॉन्फिडेंस अपने आप आता है जब आपकी नॉलेज पे। अरे भाई जो टॉपर्स होते हैं ना, व्हेन दे गो फॉर एग्जाम्स, वो पास फेल की चिंता नहीं करते। बच्चे हमारे पास आते हैं जो अच्छे वाले रैंक वाले बच्चे होते हैं, तो मैं पूछता हूं उनसे कि कितने नंबर लाएगा। नहीं, पास होगा फेल होगा। सर पास खेल, ये बताओ मैं कितने नंबर लाऊं, 80 लाऊं, 70 लाऊं, 60 लाऊं। आपका ये तैयारी होनी चाहिए। सर मैं पास फेल के लिए कौन बैठा है यहाँ पर? मैं यहाँ पर स्ट्रगल करने नहीं आया, हसल करने आया हूं। एक सीरीज देखी थी अभी मैंने, कौन सी, प्यार पैसा प्रॉफिट। तो बता डायलॉग बड़ा बढ़िया लगाया, मैं स्ट्रगल करने नहीं आया लाइफ में, हसल करने आया हूं। स्ट्रगल क्यों करना है लाइफ में? स्ट्रगल कौन करता है? जो बेगर्स होते हैं। बेगर्स के बाद कुछ होता नहीं ना, तो वो स्ट्रगल करता है और दो लात और मारते हैं उसको, भाई कैसे। लेकिन जो ताकतवर होता है ना, उसके पीछे दुनिया भागती है। तो तुम्हारी ताकत कैसे आएगी? अपने नॉलेज से। तो 3 साल इंपॉर्टेंट ये है आप लोगों के लिए कि कोर्स को क्लियर नहीं करना, डिग्री नहीं लेनी। डिग्री तो आई जाएगी अपने आप ही जब आपको हर चीज समझ आ गई, हर पॉइंट समझ आ गया, कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया उसके पीछे की नीड, नेसेसिटी, वांट समझ आ गई, तो प्रोविजन तो आपके सामने नाचेंगे। और जब भी कुछ लोग टॉप पे पहुंचते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। किस्मत कुछ नहीं होती, मैं तो ये मानता हूं देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, इट इज ऑल योर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, then they yield results. Effort in the wrong direction, they don't yield results. चलता है, एटीट्यूड होता है हमारे अंदर। प्रॉब्लम ये है, तो जैसे बुरा हाल यूक्रेन का हो रहा है या बुरा हाल ईरान का हो रहा है, दे वर वीक। स्ट्रॉन्ग बना लेते तो कोई उनके ऊपर नजर भी नहीं डालता। अमेरिका पे क्यों नहीं डालता कोई नजर? अमेरिका पे क्यों नहीं डालता कोई नजर? किस्मत अच्छी है उनकी, भाई मेहनत करी है 50 सालों में, अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया, कोई ऊपर नजर नहीं डाल पाता। बोलो हाँ या ना? तो इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, किसी के मोहताज नहीं बनना। आपके अंदर आप हनुमान जी हो सारे,
अगर आप मानते हैं भगवानों को, मतलब मैं तो मानता ही हूं, आप सब हनुमान जी हो, उनकी शक्तियां खो गई थी, उनको जगाया गया जब वो ओशियन को क्रॉस करना था, रावण उठा के ले गया था सीता माता को, तो उनको जगाया गया, यू हैव द पावर, तुम जानो, तुम उड़ सकते, मैं उड़ सकता हूं, मुझे तो पता ही नहीं मैं उड़ सकता हूं। कोई बंदा चाहिए होता है आपको मोटिवेट करने के लिए। प्रॉब्लम ये है, पेरेंट्स तो आधी बात तो डीमोटिवेट ही कर देते हैं बेचारे, बोलते तो ढंग से हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, तू क्या कर पाएगा, तेरे बस का नहीं है, हम उसको लिटरली ले लेते हैं। तो कुछ, और दोस्त तुम्हारे वैसे वो तुम्हारे उतारने में लगे रहते हैं दोस्त, तो अरे तेरे बस का ना, तू छोड़, क्या करा, चल। तो यू नीड समवन जो आपको दिन रात बताता रहे यू कैन डू इट एंड यू कैन डू इट। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम क्लियर करना है भाई साहब, नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उससे भी पहले एग्जाम क्लियर करवा दो सर, नॉलेज ले लेंगे। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए पेपर पैटर्न पहले पता होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट पेपर पैटर्न। हाँ जी, दे आर टू पार्ट्स ऑफ योर पेपर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए माय डियर फ्रेंड्स इज योर इनकम टैक्स। देख क्यों रहे, लिखो ना, देखने के लिए आए हो इधर है। और पार्ट बी इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, विच कैन आई कैन से जीएसटी एंड कस्टम्स, जीएसटी एंड कस्टम्स। अच्छा जी, इसको हम वी कैन से डायरेक्ट टैक्स and guys we can call it indirect tax. All these terms we are going to discuss. Direct tax is of 60 marks. पहले ओल्ड सिलेबस में 50-50 होता था। पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव था, पेपर पैटर्न वॉज ऑब्जेक्टिव। सो इवन आई हैड गिवन लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द सीएस इंस्टीट्यूट कि भाई टैक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव तो जस्टिफाइड ही नहीं है। इंकी पिंकी पोंकी माई फादर है द डोंकी, लोग ऐसे आंसर कर रहे हैं एबीसीडी। भाई टैक्स रिक्वायर्स कैलकुलेशन, इंटरप्रिटेशन। तो फिर पेपर सब्जेक्टिव किया गया, यानी कि मेरे कहने पे किया गया, आई वाज वन ऑफ द पीपल जिन्होंने सजेशंस दी थी। तो 60 and 40 and how many questions will be of 60 marks? 4 questions. So there will be 4 questions, 15 marks each. And here 2 questions, 20 marks each. I'll share across the paper once the group becomes finalized. I'll share across the paper. 4 questions, 15 marks each, all compulsory, no choice. Unfortunately, unlike CMA, they give lot of choice. Out of this 7 questions, do 5. But यहाँ पर choice नहीं है, all compulsory. Internal choice आ जाती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें आपको इस 15 मार्क्स की जगह दूसरा 15 कर लो, तो इंटरनल चॉइस कैन बी देयर, इंटरनल चॉइस आ जाती है कहीं के बाद, इंटरनल चॉइस, एक्सटर्नल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं, किसी ए पार्ट की जगह ये वाला पार्ट कर दो। पेपर छूट जाता है आप लोगों का, कभी कभार ऐसा हुआ है? मैं ईटी में हुआ हो, 12th नहीं हुआ, यू नेवर लीव द पेपर, तो इसे मुझे कुछ आता ही नहीं, ऐसा है? अरे मजाक कर रहा हूं। हाँ जी, नहीं छूटता ना, ये मेरी तरह है, मेरा भी कभी पेपर नहीं छूटा। अमेजिंग, यही बात बोल रहा था, टाइम मैनेजमेंट लेके चलो। क्या करते हो बेटा टाइम मैनेजमेंट के लिए? बहुत अच्छी बात बोली, अमेजिंग, दिल खुश कर दिया। ये सब पंकज सर ने मेरा कॉपी कर लिया फॉर्मूला, ये पंकज सर की वोट लगाऊंगा मैं आज। देखो जी, बड़ा अच्छी बात है, ये मेरा फॉर्मूला पंकज सर, आज उनकी क्लास लगाऊंगा, मिलेंगे ना अभी। बेटा 180 मिनट तुम्हारे पास है, बड़ा सिंपल, हर पेपर में लगाओ, ये भी इजी, जस्ट लाइक अ डोडो। 180 मिनट, 100 मार्क्स का पेपर। तो फॉर एवरी मार्क हाउ मेनी मिनट्स यू हैव? 1.8 मिनट पर मार्क। मुन्ना 1.8 मिनट पर मार्क, तो एक नंबर के लिए कितना मिनट? 1.8। बेटा पहला क्वेश्चन 15 नंबर का है ना भाई, तो 15 मार्क्स के लिए इंटू 1.8,
करो जी, कैलसी ओपन करो। 15 मार्क्स के लिए 1.8। ऐसे तो कर नहीं पाओगे, कैलसी से कर लो। मोबाइल नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर नहीं है, ऐसा कौन सा मोबाइल है तेरे पास तुम्हें कैलकुलेटर नहीं है? मैंने कब का फोन यूज इस्तेमाल नहीं करना। पंकज सर कहते हैं, मैं कहता हूं करो, मुझे क्या जा रहा है तुम। हाँ, तो मेरे क्लास में करो, तुम्हारा नुकसान होगा, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। करो, अपना खोगे, मेरा क्या लोगे? चलो, आई एम जस्ट जोकिंग। कितना हुआ गाइस? 27 मिनट्स। तो इसको राउंड ऑफ करके कह सकते हो ना, आधा घंटा। और कितने क्वेश्चन है? 4। एक राउंड ऑफ एवरेज हो गई कि आपको 2 आवर्स में पूरा इनकम टैक्स फिनिश करना है अप्रोक्स। देखो, ये होती है माइक्रो, कुछ भी नहीं है। सफलता पाना जिंदगी में, सुनो बच्चों मुझे देखो, सफलता पाना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है पैसा कमाना? नहीं है, बहुत इजी है। जस्ट लाइक आंखें बंद करो और ऐसे पल पल के झपाओ, जब जब करो, इतना इजी है। चक्कर हम करना नहीं चाहते लाइफ में कुछ, हम करना ही नहीं चाहते, से सफलता नहीं मिलती। हमें लगता है हर चीज बड़ा मुश्किल है। ठीक है, 2 घंटे अब यहां पर लगा लो, 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स इंटू 1.8 अप्रोक्सीमेटली आएगा 30 मिनट के आसपास। कितना आया देखना, 36। तो आप मोटा मोटा इसको थोड़ा सा टाइम काट दो, क्योंकि जीएसटी करने में ना टाइम कम लगता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, जीएसटी की सारी कैलकुलेशन 2 लाइनों की होती है, बड़े से बड़ी। आंसर होता है येस और नो का जीएसटी का। इनकम टैक्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन, इसको 1 घंटे में खत्म कर लो, 1 आवर। भाई साहब, आप कैसे पेपर छूट जाएगा? आधे घंटे का टाइम दिया है इनकम टैक्स के क्वेश्चन करने में, हाफ एन आवर। नहीं हो पा रहा, छोड़ दो ना, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। जितना आधे घंटे में हुआ हुआ, 5 मिनट और लगा लो। मैं 27 के तो फिर भी प्लस माइनस 5 मिनट और दे रहा हूं। तो 2 घंटे में पेपर खत्म करना है, उसके आगे छोड़ देना है वहीं। पेपर नहीं छूटेगा, तुम छोड़ दो, पेपर नहीं छोड़ पाएगा तुम्हें, पेपर नहीं तुम्हें तंग कर पाएगा। हो गई प्लानिंग तुम्हारी। तो हाफ एन आवर ईच फॉर क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स, 2 घंटे लगा दिए, एंड हाफ एन आवर फॉर दिस। कैसे पेपर जाएगा आपका? क्लियर? तो ये पेपर पैटर्न हो गया, पेपर का सिलेबस के बारे में हो गई एक बात। दूसरी बात, सर इज इट स्कोरिंग? यस, इट इज वेरी स्कोरिंग, क्योंकि स्कोर 80 आराम से, 80-85 मार्क्स तो आराम से हैं, बिल्कुल है, आराम से आते हैं, प्रोवाइडेड यू डोंट मेक एनी मिस्टेक। सो इट इज स्कोरिंग, यस। इज इट इजी? यस, आई विल मेक इट इजी फॉर यू। मार्क माई वर्ड्स, जो आज की क्लास है और 4 महीने के बाद सिलेबस खत्म होगा, सेम जैसे आज मजा आ रहा है आपको, क्लास के 4 महीने के बाद भी मजा ही आने वाला है। नहीं तो पैसे वापस नहीं देंगे, सॉरी, पैसे वापस कर देंगे। कह नहीं रहा ऑफिशियली, अनऑफिशियली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है सिलेबस वास्ट बहुत है, दिस इज द पॉइंट, वास्ट बहुत है भाई साहब। अब ऊपर चढ़ के आयो, क्या उड़ के आयो? सुपरमैन तो नहीं हो ना आप लोग? सुपरमैन चद्दर लगा के उड़ के आ गए, या स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन 2 सीढ़ियां चढ़ना, 2 फ्लोर चढ़ना मुश्किल तो नहीं है? ये 20वें मंजिल पे होती तो हाफते हुए आते, और दिन में बोलूं 4 बार उतर ऊपर नीचे जाना है, 4 बार। तो सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है? नहीं, तो फिर मुश्किल कैसे हो गया? बहुत सारी सीढ़ियां हैं। क्या क्या टेक्स्ट मुश्किल है? नहीं, तो मुश्किल क्यों है? फास्ट है, 600 पेज है ना भाई साहब, और 2 रजिस्टर मैं भरवा दूंगा क्लास नोट्स लिखवा के, 2 रजिस्टर पूरे के पूरे क्लास नोट्स के इसके साथ। तो इनकम टैक्स और जीएसटी मुश्किल है? नहीं, क्या है? वास्ट। वास्ट है तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी चीजें, मेमोरी टेक्निक्स। मैं आपको बीच बीच में क्लास के नोट्स में मेमोरी टेक्निक्स भी बताऊंगा, जहां पर फ्लो चार्ट्स यूज करके वी विल मेक द नोट्स। फ्लो चार्ट से क्या होता है, आपको बर्ड आई व्यू मिलेगा, अच्छा ये प्रोविजन ऐसे है। समरीज, विल मेक समरीज इन द क्लास। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो चीजें तो परफेक्ट हो ही जाती हैं।
Summaries we'll make, flowcharts we'll make, so that you understand bird eye view. Is theory asked in the paper? Let us see whether the paper is practical vis-a-vis theory based. क्योंकि अगर थ्योरी बेस्ड है तो फिर हमें चीजों को याद करना पड़ता है. प्रैक्टिकल है तो भाई थ्योरी तो नहीं लिखनी ना. अब मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन के रेट्स बता दिए कि 3 लाख तक टैक्स निल है, 3 से 7 लाख 5% है, 7 लाख से 10 लाख 10% है, 10 से 12 लाख 15% है, 12 से 15 लाख 20% है, 15 लाख से ऊपर 30% है. परसेंटेज याद है, कोई एग्जाम में कोई पूछेंगे आप सॉल्व करके आ जाना. थ्योरी देख लें भैया. पेपर जो ये जून 25 का है, इसमें पहला जो क्वेश्चन था कितने नंबर का? अरे बोलो. इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स. कोई थ्योरी नहीं है. देखो ये 3-3 नंबर के जो 5 क्वेश्चन है, कंप्यूट इनकम, कंप्यूट डेप्रीसिएशन, कंप्यूट टोटल इनकम, कंप्यूट डिडक्शंस. कंप्यूट कह रहा है तो नो थ्योरी, और ये टोटल इनकम भी. चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो थ्योरी का है नहीं. क्वेश्चन नंबर 2 फिर टोटल इनकम निकलवाने के लिए कह रहा है. बीकॉम कर रखा है, सेकेंड ईयर, टैक्स है ना उसके अंदर. किसी ने फर्स्ट ईयर में भी टैक्स है, सेकेंड में है ना. मेरे को पता होता तुम्हें टोटल इनकम क्या होती है. नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही. सेकेंड पार्ट में भी बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड है जी. कंप्यूट टोटल इनकम. क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो अगेन इनकम निकालनी है एचपी की, अगेन प्रैक्टिकल बेस्ड. और 3 ये ऊपर वाला था. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें अगेन बेटा प्रैक्टिकल, इसमें भी कोई थ्योरी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बेटा, जो हमारा इसमें चॉइस आ गई, 4 कर लो या 4A कर लो. इंटरनल चॉइस की बात कर रहा था. 15 नंबर के ये 3 पार्ट्स, 4 छोटे वाला ए या 4A के कर लो. ये 15 नंबर भी है, ये भी 15 नंबर. आइदर डू दिस, आइदर डू दिस. इंटरनल चॉइस बेटा जी ये भी एक तरीके से प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, कोई डेड थ्योरी नहीं पूछ रहा. अगर हम बात करें ये भी प्रैक्टिकल है. ये डेड थ्योरी आ गई, व्हाट इज दिस, ऑल पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल. तो ये 5 नंबर की थ्योरी है बस, 60 में से 5 नंबर की थ्योरी. तो अच्छी बात ये है मगअप नहीं करना. डोंट हैव टू मगअप द थिंग्स. यू नो व्हाट इज मगअप? रट्टाफाई. वो जीवनियां नहीं होती थी हिंदी की, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी सिंह वर्मा. वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है, रटना नहीं है. इस 4A में देख लेते हैं, ये 15 नंबर का ऑल्टरनेटिव, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल, ये भी. तो यानी कि खाली थ्योरी का कितना नंबर आया? 5 नंबर की थ्योरी है 60 नंबर में. जीएसटी में और कस्टम्स में देख लेते हैं भाई कितनी थ्योरी यहां पर है. क्वेश्चन नंबर 5 कितने नंबर का? 20. 5 और 6 20 का. इसके अंदर लेट्स चेक इट आउट द थ्योरी. अगेन दिस इज ऑल कैलकुलेशंस. यहां पर एक थ्योरी है, ये छोटा सा पार्ट, आईटीसी कैसे लिया जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी, एसजीएसटी. 5 नंबर की थ्योरी आ गई इधर. और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है. इसके अंदर ये भी प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल मुन्ना, ये भी प्रैक्टिकल, और 6A चॉइस इसमें भी. यानी कि चॉइस आपको 2 जगह दी जा रही है. यू आर गिविंग चॉइस इन 2 एरियाज माय डियर फ्रेंड्स. चॉइस इन 2 क्वेश्चंस. चॉइस जो इंटरनल चॉइस है क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाली है, और इंटरनल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6 में आने वाली है. एटलीस्ट 1 2 3 कंपल्सरी है, 4 में चॉइस आएगी 4 और 4A. ऐसे 5th कंपल्सरी है, 6th में चॉइस आएगी 6 या 6A. चलो जी, तो बेटा जी इसमें थ्योरी तो एक 5 नंबर की थ्योरी ये आ गई. तो आप मोटा मोटा ये समझ लो एक ये आ गई. तो मैं थ्योरी को बोलूंगा 15 नंबर की मैक्सिमम थ्योरी आने वाली है. देखो पेपर पैटर्न कभी भी चेंज कर सकते हैं, हमें बताते नहीं है, बट एक आइडिया तो हम लगाएंगे. तो प्रैक्टिकल इज 80 to 90% मोटा मोटा. थ्योरी इज 20 to 10%. मैं ज्यादा इसलिए कर दिया कि कभी थ्योरी ज्यादा आ जाए. तो यहां पे लगा लो 80% ऑफ पेपर विल प्रैक्टिकल, and dead theory, what is that, what is that, what is that, that is. And mark my words, 90%, इस बार 93% हमने कवर अप किया हुआ था. 90% प्लस विल बी कवर्ड फ्रॉम द थिंग्स ऑफ अवर क्लासेस. अगर आप ये चीजों को ढंग से करके जाएंगे आपके 90 मार्क्स आराम से आ जाएंगे. बस अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स.
वो अगर तुम करोगे तो नोबडी कैन टेक गारंटी। अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स। वो इसलिए हो जाती है, चीजें बहुत सारी हैं, एक चीज ये उठानी है, एक चीज ये उठानी है, उसके ऊपर ये रखना है, इसके ऊपर ये रखना है, कोई चीज फिर ये रखनी है, अब कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गिर जाएगी। तो बस चीजें बहुत सारी हैं, यही आपको डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं। मुश्किल तो हो ही नहीं सकती, मैं हूं आपके लिए, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ के चलेंगे और आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। तो 90% प्लस पेपर विल बी कवर्ड फ्रॉम द टॉपिक्स। ठीक है ना जी। लेकिन पास जब ही होंगे जब आपके पास वो डिसिप्लिन और एंथुजियाज्म होगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में। अच्छा, क्लास के अंदर आई विल बी गिविंग द नोट्स। यस, क्लास नोट्स आई विल बी गिविंग यू, जिसमें मैंने आपको बता दिया रेगुलर टेस्ट वी विल बी कंडक्टिंग, एंड लास्ट में वी विल ऑल्सो हैव अ मॉक टेस्ट टू टेस्ट योर परफॉर्मेंस वेदर यू आर एग्जाम रेडी और नॉट, वेदर यू आर एग्जाम रेडी और नॉट। देखो, नॉलेज की बातें हम करते हैं, दिलवाएंगे भी, लेकिन अल्टीमेटली आप यहां पर अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए हो। ज्ञान बांटूंगा, इतना नहीं बांटूंगा कि ज्ञान ही रह जाए, एग्जाम पास ना हो। तो ज्ञान और एग्जाम पास की एक बैलेंस होता है, जहां पर उतना ही बताया जाएगा जितना आपको आवश्यक है, सो दैट प्रैक्टिकल के साथ लिंक भी करेंगे। बिकॉज आई हैव बीन इनटू प्रैक्टिस, अभी भी मैं करता हूं। सो वी यूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस टू मेक दिस थियोरेटिकल टॉपिक प्रैक्टिकल, क्योंकि टेक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रॉम पियोन टू प्राइम मिनिस्टर, everybody requires a knowledge of taxation, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। विदाउट दैट यू कैन नॉट बी कॉल्ड अ सक्सेसफुल कंसल्टेंट। पंकज सर को मेरे सब्जेक्ट की ज्ञान होना चाहिए, मुझे पंकज सर के सब्जेक्ट का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बात समझो, मुझे क्या करना है, कॉमर्शियल लॉज, लेबर लॉज पढ़ के, लेकिन उनको मेरे सब्जेक्ट की ज्ञान चाहिए होता है। वो पूछते रहते हैं, सर ये बताना क्या टैक्स का कैलकुलेशन आई है, क्या टैक्स का रेट आया है। बात समझ रहे हो? तो टैक्स की नॉलेज आपके फाइनेंस को इफेक्ट करती है, टैक्स की नॉलेज आपके सेविंग्स को इफेक्ट करती है। अब जैसे अभी आपने बजट आया था, अभी सुना होगा बजट 2025, हर साल बजट गवर्नमेंट पेश करती है। 2025 आया, बजट कब आता है? 1 February 2025। बजट is always presented the first day of the February. Earlier, under the Manmohan Singh Sarkar, budget used to come on the last day of February. कब आता था बजट? लास्ट डे ऑफ फरवरी। अब बजट कब आता है? फर्स्ट डे ऑफ। बजट में क्या होता है? 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 ये क्या क्वेश्चन है? हाँ, एक्सपेंडिचर और इनकम्स का ब्यौरा, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड लिस्ट ऑफ इनकम्स। और गवर्नमेंट की जो मेन इनकम्स हैं वो टैक्सेस से ही आती है। तो गवर्नमेंट आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आने वाला अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए बजट पेश किया जाता है। तो बजट अगर फरवरी 25 में आया तो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आया होगा? क्या बात है मेरे शेरों, 25-26। ये हम, अच्छा तुम्हारे एग्जाम्स कब है? हैं? किसे पता ही नहीं। अच्छा, हमारे एग्जाम्स कब हैं? दिसंबर में ना। तो हमारे लिए ये वाला बजट रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए बजट ये वाला रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है 25-26 फाइनेंशियल ईयर। हमारे लिए जो बजट रेलेवेंट है सिलेबस के लिए, वो है मुन्ना, अभी लिखवाऊंगा, बजट 2024, जो बजट लास्ट ईयर आया था। वो उसमें प्रोविजंस होंगे कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 24-25। बोलो बोलो, फाइनेंशियल ईयर 24-25। जो अभी जून में पेपर हुए, बोलो ना, वही सेम प्रोविजंस आपके लिए दिसंबर में भी है। तो जून और दिसंबर का सिलेबस सेम चलता है, लेकिन दिसंबर में और अगले जून का सिलेबस बदल जाता है। सो वेदर यू गिव एग्जाम्स इन जून, सेम कैलेंडर ईयर, or December, the syllabus remains the same. So June 2025 and December 25 syllabus is the same, but December 25 and June 26 syllabus is different. तो यहां पर हमें पढ़ना है बजट 2024
हर साल निर्मला जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, बजट में एक डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल। क्या होता है जल्दी बताइए? फाइनेंस बिल। सब लिखवाऊंगा बाद में। फाइनेंस बिल में आने वाले फाइनेंशियल ईयर की टैक्स की चेंजेस होती है। हर साल टैक्स को चेंज किया जाता है। जैसे हर साल तुम यू टेक अ बाथ एवरी डे या वंस इन 3 days उसी तरीके से एवरी ईयर चेंजेस टेक्स प्लेस अंडर द लॉ। वो चेंजेस फाइनेंस बिल के माध्यम से आती है और फिर बिल को लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में रखा जाता है, प्रेसिडेंट साहिबा के पास भेजा जाता है, प्रेसिडेंट साहिबा के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट साहिबा जब साइन कर दें उसके बाद नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट होता है। फिर क्या बन जाता है वो बिल? एक्ट तो बन ही गया था प्रेसिडेंट के साइन करते, वो एप्लीकेबल हो जाता है। प्रेसिडेंट जब साइन करती हैं तो फाइनेंस एक्ट 2024 बन जाता है, लिखवाऊंगा। देन नोटिफाई के बाद वो एप्लीकेबल हो जाता है। देन यू कांट से इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पढ़ते हैं ना कि आपको नहीं पता था तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया तो आपको पता होना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करी मुझे सपने आ रहे हैं लागू हो गया। अब जैसे छोटी सी बात है, आज है फ्राइडे, क्या है सैटरडे, थर्सडे है भगवान, अभी वीक स्टार्ट हुआ था, वीक एंड पे हो गया। चलो जी, अब नेक्स्ट क्लास कब होगी हमारी? मान लीजिए सैटरडे होगी। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होती है मान लीजिए 5 जुलाई को। चलो एग्जाम्पल हमने यहां पर लिख दिया 5 जुलाई को होगी। तुम अगली क्लास में आ गए परसों, तुम कह रहे हो यार तुमने बताया ही नहीं 5 जुलाई की होगी। मैंने कहा इट्स योर प्रॉब्लम, हमने तो नोटिफाई कर दिया था ना, तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा? तुम्हें पढ़ के जाना चाहिए। तो ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड गवर्नमेंट का वो होता है गैजेट। पहले गैजेट पेपर पे होता था, अब तो ई गैजेट की वेबसाइट है, उस पर नोटिफाई कर देती है गवर्नमेंट। उसके बाद आपने नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है। तो ये फाइनेंस बिल पढ़ना है हमें, फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा चीजों को बताऊंगा, ये चीजें मैं लिखवाऊंगा दोबारा से। तो यहां पर 7 पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए क्लासेस के बारे में। एंड नाउ थोड़ी बुनियादी बातें स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी, कि थोड़ा सा ये पढ़ लें कि टैक्स होता क्या है, टैक्स लगाने के लिए कौन सा लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट चेक की जाती है। टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। वी शुड नो कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। यू माइट बी नोइंग इट, वो पता लग गया 60 नंबर का डायरेक्ट, 40 का इनडायरेक्ट, लेकिन होता क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, यू शुड बी नोइंग इट। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या होता है आपके लिहाज से? ये मत बोलना पेन होता है, इट्स अ पेन, दर्द है, जुल्म है, जुल्म जो राजा प्रजा पे करता है वो ठीक है, वो है, लेकिन क्या है टैक्स? क्या है? ये क्या पे करते, क्या है ये? हाँ, वही तो टैक्स क्या है, दैट इज व्हाट। ये तो आपने बोल दिया खाना क्या जो हम खाते हैं, वो टैक्स लग रहा है इन चीजों पे। टैक्स होता क्या है? टैक्स होता क्या है द गर्ल? हाँ जी, हाँ। क्यों देना है टैक्स? टैक्स नहीं, टैक्स होता क्या है? एक अमाउंट देना है, लोन है ये, वही तो, वो तो रीजन है। टैक्स होता क्या है? दांत चबाने का काम होता है, दांत होते क्या है? हाँ, गवर्नमेंट की इनकम, मोटा मोटा ये कह सकते हैं, या टैक्सेस को ये कह सकते हैं, ये लगान। टैक्सेस और लगान, मूवी देखी है वाली, उसके अंदर फसल का कुछ हिस्सा किसानों को सरकार को देना है। क्योंकि जब ना बार्टर सिस्टम होता था, पहले क्या सिस्टम होता था? बार्टर, बार्टर सिस्टम, करेंसी नहीं थी, तो किसान सरकार को फसल का हिस्सा देता था, सोनहार ज्वेलरी दे देता था, टीचर शिक्षक गरीब बच्चों को पढ़ा देता था। उस वक्त नॉन मॉनेटरी था टैक्सेस की अदायगी। कुम्हार जो घड़े बनाता है वो घड़े दे देगा, जो भी बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन अब तो करेंसी सिस्टम है मुन्ना, तो टैक्सेस आर कंपल्सरी चार्ज
imposed by the government under any law. Compulsory means it is mandatory. Taxes are not optional. Optional होते हैं ना, कोई देता भी नहीं. Charge का मतलब monetary charge, monetary levy. It is a monetary levy imposed by the government. Government means which government? Central or state? Both. दोबारा बोलिए. हाँ, तो कहां लिखी है ये बात? आप जो कह रहे हो बोथ या आप कह रहे हो सेंटर? तथ्यों के हिसाब से. अब मैं जो भी बोलूंगा क्लास में, जो भी मैं क्लास में बोलूंगा, अगर मैं लाइफ के लिए बोलूंगा तो मेरे एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मैं टेक्स्ट के लिए बोलूं, एक्सपीरियंस से बोलूं या कहीं लिखा होगी बात. तो ये गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कहां लिखा है? हाँ, किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन में आप लॉ पढ़ रहे हैं ना, आप भी आर्टिकल 246 सबसे पहले पढ़ाया गया होगा आपको. पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया? टीचरों ने वहां पर लॉ में ये भी नहीं पढ़ाया, लॉ पढ़ा दिया. आप लॉ स्टार्ट हो गई ना पढ़ाई, और ये नहीं पढ़ाया आर्टिकल 246? हाँ भाई गॉड. और आपको भगवान. तो एलएलबी तो अच्छा, अभी एलएलबी नहीं चली और आपने तो कुछ स्टार्ट कर दी क्लासेस और उन आर्टिकल 246 नहीं पढ़ाया. अच्छा, मैंने कहा आर्टिकल 246 कहता है, सुनिए, लॉ कैन बी मेड, अभी बताऊंगा, लिख लेना. मेड आइदर बाय पार्लियामेंट, आइदर बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. लो जी, हिंदुस्तान में लॉ बनाने की पावर, क्योंकि लिखा है ना लॉ के अंतर्गत बनेगा, लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट और स्टेट को दी गई है. पार्लियामेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट गवर्नमेंट. एक और आर्टिकल है, सुनिए सुनिए फिर लिखना, आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया. साफ लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. जब तक लॉ अनुमति ना दे, हिंदुस्तान में टैक्स लगाया नहीं. और लॉ कौन, अनुमति कौन देगा? या तो पार्लियामेंट, मोदी सरकार भाइयों और बहनों, या रेखा गुप्ता सरकार, वो स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा. विधानसभा में लॉ बनेगा या संसद में लॉ बनेगा? सड़कों पे कोई बनेगा क्या? तुम और मैं कोई बना लेंगे? हमने चुन लिए इनको, ये चुनेंगे. वो गाना नहीं है, सुन सही बसुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन चुन चुन. तो वो चुनेंगे भाई साहब, हमने चुन लिया, वो चुनेंगे. चलो जी लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो जी फटाफट. व्हाट इज टैक्स? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टैक्स? डोंट राइट पेन, फिर कुछ गेन नहीं होने वाला, लिख दिया पेन तो. व्हाट इज टैक्स? लिखो मुन्ना. टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law. और फिर गवर्नमेंट पे स्टार लगा के लिखना, मैं बताऊंगा. टैक्स इज कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law. मुन्ना गवर्नमेंट पे स्टार लगाओ, स्टार नीचे लिखो. As per Article 265, as per Article 265, no tax shall be levied, no tax shall be levied in India, no tax shall be levied in India. कोई भी टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लग सकता, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. कानून की अनुमति के बिना पंछी परिंदा नहीं मार सकता टैक्स का.
सेकंड पॉइंट, एज पर आर्टिकल 246 एक्ट में सेक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से को आर्टिकल्स कहते हैं। तो एज पर आर्टिकल 246 लॉ कैन बी मेड either by parliament or state legislature. Law can be made either by parliament or state legislature. बेटा पार्लियामेंट का मतलब संसद या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, पार्लियामेंट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर और लेस, तो पार्लियामेंट पे स्टार लगाओ या ऊपर लिखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब एसजी। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब एसजी, सचिन गुप्ता नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा ये बताओ किन मुद्दों पे लॉ ला सकती है केंद्र सरकार और किन मुद्दों पे लॉ ला सकती है राज्य सरकार? मुद्दे मीन्स टॉपिक्स। घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो टॉपिक्स डिसाइडेड है, भाई शाम को ये बनेगा, रात को ये बनेगा, वो डिसाइड या तो पापा करते हैं या मम्मी करते हैं। तुम नालायक भी करते हो, कई बार तुमसे पूछ लेते बेटा क्या बनाना है। तो किन मुद्दों पे, जैसे वेजिटेरियन घर में वेजिटेरियन ही बनेगा, नॉन वेजिटेरियन में दोनों बनेंगे। तो डिसाइड क्या किया जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन मुद्दों पे लॉ लाएगी, स्टेट गवर्नमेंट इन मुद्दों पे लॉ लाएगी। दैट मुद्दे इज डिसाइडेड वेयर। हाँ, ये मुद्दे कहां लिखे हुए हैं कि भाई लॉ, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दिस लॉ कैन बी मेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट। ओवरलैप हो सकता है ना कभी कभार, मैं तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में घुस गया, तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में घुस गए, तो ये कहां लिखी हुई है अधिकार क्षेत्र जिस पे लॉ लाया जा सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, लिखिए आगे, आइदर बाय द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर provided they have the power to do so. 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 They have the power. अगर वो लॉ जब ही ला सकते हैं जब वो लॉ लगाने की पावर है उनके पास। और ये पावर कहां दी हुई है? नेक्स्ट लाइन लिखो, पावर इज गिवन एज पर शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। शेड्यूल 7 में आर्टिकल 2, शेड्यूल्स क्या होता है? एनेक्शर्स। शेड्यूल 7 में मुन्ना 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट सुना होगा आपने, स्टेट लिस्ट, इसी में ना अधिकार क्षेत्रों की लिस्ट है कि तुम इस पे लाओगे लॉ, तुम ये तुम्हारा काम है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तीसरी कौन सी? कॉन्करेंट लिस्ट। जो टॉपिक्स यूनियन लिस्ट में है उस पे लॉ कौन लेके आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में है उस पे लॉ कौन लेके आएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और जो टॉपिक्स कॉन्करेंट लिस्ट में है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ ला सकते हैं। जैसे घर में आप लोग स्कूल गए हैं कभी? यू वेंट टू स्कूल? जी अच्छा, तो स्कूल गए थे तो तैयार कौन करता था स्कूल में आपको सुबह सुबह जब छोटे बेबीज थे? अभी तो बड़े बेबीज हो गए, मम्मी है ना, आपको मम्मी। और खाना कौन, लंच कौन पैक करता था? अरे मम्मी का, पापा कुछ नहीं करते। छोड़ के कौन आता था? है ना, तो रोल डिवाइडेड थे। कभी मिलके काम थे, कमाने का काम या तो पापा का या मम्मी का या मिलकर। उसी तरीके से कुछ लॉस यूनियन गवर्नमेंट ही ला सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है, कुछ लॉस स्टेट गवर्नमेंट ही ला सकती है, और कुछ लॉस दोनों मिलकर लगा सकते हैं।
कोई आइटम बताओ यूनियन लिस्ट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में लॉ लाने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग, टैक्स के संदर्भ में कोई टैक्स केंद्र सरकार का, मैं बताऊं, इनकम टैक्स, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82, उसमें लिखा है टैक्स ऑन इनकम। आ गया? तो इनकम टैक्स के ऊपर लॉ लाने की पावर या इनकम टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने मोदी सरकार या केंद्र सरकार को दी है। किस पर? इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर केंद्र को नहीं दी। तो डिविडेंड की कमाई हो, इंटरेस्ट की कमाई हो, सैलरी की कमाई हो, धंधे की कमाई हो, रेडी है आपकी, ठेला है आपका, आपका कौन बनेगा करोड़पति में स्वागत है, या ड्रीम 11 की कमाई हो, पत्ते खेलते हो, पत्ते पत्ते तो खेलते ही होंगे, जुआ हुआ अभी सीखा नहीं है? अच्छा, कभी जुआ खेला करो, ये पत्ते पत्ते खेलने चाहिए। सो द पॉइंट इज, ये सारी इनकम, चाहे वो स्पेकुलेशन हो, सट्टा हो, जुआ हो, शेयर्स की हो, डिविडेंड हो, बेचकर हो, सोना चांदी, सारी इनकम्स पे केंद्र सरकार टैक्स लगा सकती है। एक के लिए हाथ पकड़ लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, प्लीज डोंट टच इट, वो खेतीबाड़ी की इनकम। क्यों? वाई द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, or why the power to levy income tax is not given to the central government? Why central government cannot levy tax on agriculture income? तुम्हें बड़ी नॉलेज है, सारी सस्पेंस खराब कर देती हो तुम तो यार। कैसे पता है तुम्हें ये बात? ऐसे कैसे पता लग गया? हाँ, ऐसे नहीं होता। कैसे पता लगा बताओ? तुक्के सही मार रही है यार, वेरी गुड, कीप इट अप। क्योंकि एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की पावर राज्य सरकार को दी है, क्योंकि हर पूरे इंडिया में लॉ बन जाएगा ना खेती का। पूरे इंडिया में तो खेती होती नहीं, दिल्ली में कौन सी खेती हो रही है भाई, समझ रहे हो? तो खेती हमारी कुछ चुनिंदा स्टेट्स में होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट को कहा तुम लगा दो टैक्स, तुम्हारी मर्जी है। तो सेंट्रल लॉ नहीं है एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे क्या है? स्टेट लॉ। तो पापा कह रहे हैं भाई मैं नहीं देख रहा, तू देख ले, बच्चा ना शरारत बहुत कर रहा है, लड़की है, मम्मी के पापा कहते हैं तू देख ले भाई साहब, मैं नहीं कुछ कह। लड़का होता तो दो कान के नीचे लगा देता, लड़की है ना, तुम देख लो जी, मम्मी को बोल दिया तो मम्मी हैंडल करेंगी तुम्हें। बात समझ रहे? उसी तरीके से डिविडेंड इनकम हो, शेयर्स की इनकम हो, आपकी गोल्ड की इनकम हो, नौकरी की इनकम हो, धंधे की इनकम हो, कोई भी इनकम हो, सेविंग अकाउंट का ब्याज हो, एफडी का ब्याज हो, कैजुअल इनकम हो, सब पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरे देश में कॉमन है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा ना पूरे देश में कॉमन रहेगा। दिल्ली में नौकरी करो या जम्मू कश्मीर में नौकरी करो या केरला में नौकरी करो या आप असम में नौकरी करो, टैक्स का कैलकुलेशन सेम चलेगी। लेकिन जब स्टेट लॉ होगा तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। दिल्ली का एग्रीकल्चर लॉज अलग होंगे, यूपी के एग्रीकल्चर लॉज। ये हमारा पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, एग्रीकल्चर लॉ स्टेट के, नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। और इसी के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट ने पास कर दी 1961। ये है हमारा सिलेबस का पार्ट, इनकम टैक्स एक्ट 61, विच इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। तो हमारे सिलेबस में जो 60 मार्क्स का टॉपिक है, दैट इज द इनकम टैक्स लॉ 1961, which has been passed by the central government, applicable to whole of India, not applicable on agriculture. एग्रीकल्चर पे कौन वसूली करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो दिल्ली में कोई खेती होती तो दिल्ली गवर्नमेंट देखेगी, यूपी में खेती होती है तो यूपी गवर्नमेंट देखेगी। अच्छा, कस्टम ड्यूटीज क्या होती है? कस्टम ड्यूटीज सुना होगा, कस्टम लॉ, तुम ही बताओ, चलो हाँ तुम बताओ, और एग्जैक्ट वर्ड बोलो, कुछ सही बोलो और बोलो एग्जैक्ट, दो शब्दों में बताओ कस्टम ड्यूटी इस पे लगती है। दो शब्द है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या बात है, बच्चे बड़े इंटेलिजेंट आए हैं,
तुम्हें तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज पे नहीं है। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट को पढ़ाऊं या बाहर का टीचर इंडिया में पढ़ाए ऑनलाइन, उस पे नहीं है, सर्विस पे नहीं, किस पे है? हाँ, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स कौन लगाता है? हाँ, तो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कस्टम ड्यूटी लगती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन सी एंट्री, वो तो तुम्हें पता नहीं। एंट्री नंबर 83 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो एंट्री नंबर 83 के माध्यम से कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। कितने नंबर का कस्टम हमारे सिलेबस में? नहीं, 40 इनडायरेक्ट टैक्स टोटल है, ये 5 नंबर का है बस, मोटा मोटा 5 से 7 नंबर का। तो अगर हम बात करें और डिटेल में जाएं तो बच्चा हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने 40-60 किया था। ये 40 मार्क्स जो है ना, 240 मार्क्स, इसमें जीएसटी अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स, ये 33 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, और कस्टम्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 5 मार्क्स। सो योर जीएसटी, तो आपका जीएसटी और इनकम टैक्स ही 95% ऑफ द पेपर है। बोलो हाँ या ना। इस बार कस्टम देखिए कितने नंबर का आया पेपर में। इस बार कस्टम का जो क्वेश्चन आया था बच्चे, ये आया 5 नंबर का, बस 5 नंबर का कस्टम आया है क्वेश्चन नंबर 6A में। और कस्टम चॉइस में भी निकाल सकते थे, क्योंकि 4th क्वेश्चन में आया है, 6th क्वेश्चन में आया है, कस्टम चॉइस में भी निकाला जा सकता है। मैं तो पढ़ाऊंगा, डोंट थिंक मैं चॉइस में निकलवा दूंगा, बट कस्टम को चॉइस में भी निकाला जा सकता है, लेकिन कभी वो 5th में डाल देंगे तो नहीं निकाल पाओगे, 6 में चॉइस है। एनी हाउ, दोबारा से आ जाओ बेटा लगान पे। तो एंट्री नंबर हमारी कहां गई, कहां लिख रहे थे हम बेटा? इसी पे लिख रहे थे क्या? हाँ हाँ। तो हमारे 2 टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से? एंट्री नंबर 82 का इनकम टैक्स, और इसमें कस्टम्स एक्ट पास कर दिया गया है। कौन सा एक्ट, जल्दी बोलो? कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962, ये भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। इनकम टैक्स 61 भी हमारा सिलेबस का पार्ट है। बेटा जी, कोई टैक्स क्या कॉन्करेंट लिस्ट में लग सकता है? नो टैक्स पावर, नो पावर टू लेवी टैक्स, नो पावर टू लेवी टैक्स। कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्स लगाने की पावर नहीं है। तो यानी कि हमारे टैक्सेस या तो केंद्र के हैं या हमारे टैक्सेस राज्य के हैं, कोई टैक्स मिला जुलकर लगाया नहीं जा सकता। सो हमारे जितने भी टैक्सेस हैं या तो केंद्र के होंगे या राज्य के, या यूनियन लिस्ट के माध्यम से या स्टेट लिस्ट के माध्यम से। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जीएसटी कौन लगाता है और कौन सी आर्टिकल से जीएसटी लगता है? जीएसटी लगाता कौन है? दोबारा तेज बोलो, जीएसटी कौन लगाता? हु लेवीज जीएसटी इन इंडिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। गलत, दोनों, सेंटर एंड स्टेट टुगेदर। फिर कौन सी लिस्ट से लगता है? दोनों लगा रहे हैं तो यूनियन, एक कॉन्फ्रेंस में नो पावर टू लेवी टैक्स, ये दरवाजा बंद है। 2 ही दरवाजे हैं, तीसरा दरवाजा में तो दोनों इकट्ठे आ सकते थे, बंद है वो। यूनियन लिस्ट में तो खाली केंद्र के टॉपिक्स हैं, स्टेट लिस्ट में खाली स्टेट के टॉपिक्स हैं, और ये दोनों मिलकर लगाते हैं, कैसे पॉसिबल है? दोबारा बोलो। नहीं नहीं नहीं, आपके घर में मेहमान आते हैं, मेहमान आउट स्टेशन से आते हैं आपके घर में, कौन कौन आता है? चलो पहले कौन कौन बताना चाहेगा, आप बताओ। चलो, आप कहां से, बाहर से आते हैं? हाँ, कहां से? पंजाब से, बहुत बढ़िया। ढीठ वाले पड़ोस वो है रिश्तेदार या प्यार वाले? ढीठ वाले होते हैं, आ जाते हैं 5 दिन 50 दिन तक रह जाते हैं, ढीठ वाले है ना? अच्छा, कितने आते हैं लगभग लगभग घर में, कभी आ जाए रहने तो? 5, 50 आ जाए तो? हाँ, दिक्कत हो जाएगी ना, हॉल ले लेना उनके लिए बाहर।
उसमें ठहरा देना। उसी तरीके से जब जीएसटी लगाना था तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लगाएंगे, ये डिसाइड हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मिलकर लगाने की टैक्स की पावर ही नहीं है। क्यों? या तो टैक्स लगाने की पावर केंद्र को दी है या टैक्स लगाने की पावर राज्य को दी है। कोई भी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट ही नहीं करी टैक्स दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि झगड़ा हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और एक नया आर्टिकल डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, नया आर्टिकल डाला, सुनो मेरी बात, आर्टिकल 246A। इससे जीएसटी लगता है। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लॉज हैं, चाहे कंपनी लॉ की बात करें, टैक्स लॉ की बात करें, वो लगता है आर्टिकल 246 से, जिसमें या तो लिस्ट इन्वॉल्व होती है। मेहमान इतने सारे आ गए, अब घर में तो जगह है नहीं, नया हॉल ले लिया, तो गवर्नमेंट ने नया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल डाला 246A और उसमें लिख दिया जीएसटी दोनों लगा सकते हैं। तो दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, इनकम टैक्स कौन लगाएगा? हु विल लेवी इनकम टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी आर्टिकल के, कौन सी एंट्री के थ्रू? बेटा आर्टिकल 246 की शेड्यूल 7 के एंट्री नंबर 82 के थ्रू। कस्टम कौन लगाएगा? सर कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। रीजनिंग बता रहा हूं, रट लो नहीं तो बात ही खत्म, लेकिन रीजनिंग से रटना नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी एंट्री? एंट्री नंबर 83। जीएसटी कौन लगाएगा? बोथ। कौन सी आर्टिकल से? 246 क्यों नहीं, 246A अमेंडमेंट करके क्यों डाला गया? क्योंकि कॉमन टैक्स लगाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं। लड़कों के लिए ये स्पेस है, लड़कियों के लिए ये स्पेस है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लड़का लड़की वाली बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो लड़कों को अलग स्पेस दे रहा था, लड़कियों अब दोनों को इकट्ठे रहना है, ये तो अलाउ ही नहीं करता था कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने एक नया आर्टिकल डाला जहां पर हमने परमिट किया कि सेंट्रल और स्टेट मिलकर लॉ ला सकते हैं। या तो वो कॉन्करेंट लिस्ट को चेंज करते, हाँ गवर्नमेंट के पास, या तो तुम अपने घर में ही 50 मेहमान आ गए, कोई नया रूम बनाते ऊपर छत पे, आपने कहा ताम झाम क्या करें यार, बाहर ही उनको 15 दिन आएंगे, गेस्ट हाउस में ठहरा दो। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने सोचा जीएसटी एक बहुत बड़ा टैक्स है, तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस की जगह एक नया आर्टिकल डाल देते हैं, वो इजी है। ठीक है, तो नीचे लिखना, यहां तो सब लिख लिया, अब नीचे लिखना जीएसटी इज अ टैक्स लेवीड बाय बोथ, GST is a tax levied by both. GST is a tax levied by both central and the state government together. GST is a tax levied by both central and state government together. GST is a tax levied by both central and the state government together. Existing constitutional provisions. Next line. Existing constitutional provisions. Existing constitutional provisions. Existing constitutional provisions didn't allow. Existing constitutional provisions didn't allow levy of tax both by the center and the state government. Both by the center and the state government. Existing constitutional provisions didn't allow levy of tax both by the center and state government together. तो existing घर में जगह ही नहीं थी. Then what did government do? What did government do? They amended the constitution and inserted a new room for levying GST, to keep GST there. So just like we rented a hall to keep the mehman, now we amended the constitution. Therefore constitution was amended. Therefore constitution was amended and new article, constitution was amended and new article 246A. Yes, my dear friends, a new article 246A was inserted. New article 246A was inserted
which authorized both central and state government, which authorized both center and the state government, which authorized both center and the state government to levy GST together, which authorized both to levy it together. जब ही जीएसटी को डुअल टैक्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डुअल टैक्स. जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आप नोटिस करना, अभी तक शायद नोटिस नहीं किया होगा, खाने पे 5% का जीएसटी है. अब मैकडोनल्ड्स जाओ, डोमिनोज जाओ, या टैको बेल, या मोती महल, या किसी भी नॉर्थ इंडियन क्विजीन खाने जाओ, इटालियन खा लो, तो अगर 100 रुपए का बिल आया, 5% जीएसटी है. उस 5% में 2.5% करके 2 बार लिखी होंगी चीजें. 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी और 2.5% स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी. आज जाके नोट करना, कोई भी चीज तुमने खरीदी होगी, मोबाइल खरीदा हो घर में, जहां पर बिल आया हो, नंबर 2 में भी चीजें बिकती है हिंदुस्तान में, लेकिन जहां पर भी ऑफिशियली यू परचेज समथिंग, आप नोट करना उस पे 2. अगर रेट 18 है, जैसे मोबाइल्स पे शायद 18% रेट है, 9% होगा. रेट 12 है तो 6 होगा. रेट 5 है तो 2.5 होगा. नोटिस किए ये बात कभी आप लोगों ने? 2.5%, 2.5 आधा हो गया, 6% का 3 हो गया. तो वो इसलिए है क्योंकि दोनों मिलकर खाते हैं. पहले क्या था? अलग अलग टैक्सेस थे, सेंटर के अलग, स्टेट के अलग, लेकिन जीएसटी डालने से यह फायदा हो गया, 2 चोर मिलकर इकट्ठे आ गए. चोर नहीं बोलना चाहिए, बट है तो उसी टाइप की. एनी हाउ, चलो जी, तो हमारा पहला इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया. अब उसको रिकैप करते हैं. टैक्सेस ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है. सरकार लगाएगी, गैर सरकार लगाएगी. अगर गैर सरकार लगाएगी तो वो इलीगल टैक्स है. मैंने कहा ये बंदूक है, पैसा निकाल, चल पैसा निकाल. तो ये अगर ये निकाल के दे देता, ये इलीगल टैक्स होता. ये लीगल नहीं है. वसूली तो मैं भी कर रहा हूं. तो व्हाट इज टैक्स? अ लीगलाइज एक्सटॉर्शन. बट व्हाट इज नॉट अ टैक्स इज इलीगल. क्लियर है बात? तो अगर जबरदस्ती किसी से पैसा निकाल लो, वो आपकी बात हो गई, हफ्ता वसूली कह लो या रंगदारी टैक्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो सब इलीगल है. लॉ के बिना नहीं लगेगा टैक्स. लॉ कौन लाएगा? गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट. अगर मैं नॉन जीएसटी लॉस हमारे देश में आर्टिकल 246 से आते हैं. खाली जीएसटी एक ऐसा लॉ है जो आर्टिकल 246 से लगता है. बोलो हाँ या ना? जो जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से लगता है या जीएसटी 246 से लगता है? तो वहां पर चांस थी कि मेहमानों के लिए छत पे कोई टेंट वेंट लगा देते, लेकिन वो अच्छा नहीं रहता, तो हमने कहा नया उनको रूम दे देते. चलिए, दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए. वाई आर टैक्सेस लेवीड? अब आपको टैक्सेस के बारे में विस्तृत जानकारी दी. क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए. वाई आर टैक्सेस लेवीड? सरकार टैक्स लगा के क्या उद्देश्य को पूरा करना चाहती है? देखिए जी, आपके सामने दिल्ली के अंदर मेट्रो है. हमारे टाइम तो नहीं थी जब वी वर स्टूडेंट्स. 50 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, जो भी आपका फीस बैठती है, उसका प्राइस बैठता है. एसी में आराम से बैठ के सेफ्टी के साथ ट्रेवल कर सकते हो बिना धक्का मुक्की के, एक्सेप्ट सम पीक आवर्स के अलावा, है ना? क्या आपको लगता है अपनी गाड़ी लेके आते तो इतना पैसा लगता? गाड़ी ले आते तो भाई साहब 100, 200, 300 रुपए, और टाइम कितना खराब होता. तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज वी गिव टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है देश के लिए. दूसरी बात देखिए, दिल्ली के अंदर कितने फ्लाईओवर्स, हाईवेज, टोल टैक्स लेती है, वो बात अलग है, बट टैक्स, वो टोल टैक्स ले ले, इनकम टैक्स नहीं हो, टोल टैक्स हो, तो टैक्सेस से हमें सुविधाएं मिल रही हैं. और देखिए, एजुकेशन, स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, गवर्नमेंट स्कूल्स आर देयर, केंद्रीय विद्यालय आर देयर. अच्छी परफॉर्मेंस है वहां पर बच्चों की. प्राइवेट स्कूल में तो अमीर के बच्चे पढ़ लेंगे, गरीब के बच्चे कहां जाएंगे? और देखिए,
2 बूंद जिंदगी के पल्स पोलियो प्रोग्राम या कोविड की वैक्सीन, ऑल प्रोवाइडेड बाय फ्री बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डिडंट चार्ज अ सिंगल पेनी. यू माइट हैव गॉट दैट वैक्सीन, आपने भी लगवाई होगी, बूस्टर डोज भी थी. 700-800 रुपए की थी भाई वो एक डोज. 2 बंदे की 1600, बूस्टर के साथ 2400 एक बंदा, 4 बंदे फैमिली में लगा लो 10,000 रुपए. लेकिन सब फ्री बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द टैक्सेस. डिफेंस भाई साहब, दुनिया भर में खूनी कत्ल का खेल चल रहा है. यूक्रेन रशिया हो, चाहे ईरान हो, इजराइल हो, इंडिया पाकिस्तान में भी हुआ अभी फ्लैशेस. लेकिन हम प्रोटेक्टेड रहे क्यों? डिफेंस सॉलिड है. डिफेंस ऐसे सॉलिड है, पैसा देते हैं भाई, टैक्सेस देते हैं. हमारी वो मिसाइलें जितनी पाकिस्तान वालों ने फेंकी सब हमारे देश में रद्द हो गई, कैंसिल हो गई. एक तो दिल्ली तरफ भेजी थी उन्होंने मिसाइल, जो उन्होंने हरियाणा के ऊपर उसको शूट किया. तो क्यों पाया? डिफेंस सॉलिड है ना. चाइना भी आंखें सोच समझ के उठाता है हमारे ऊपर, लेकिन अगर टैक्सेस नहीं देंगे तो डिफेंस कैसे सॉलिड होगा? बात समझ रहे हो? तो टैक्सेस का प्राइमरी रीजन यही होता है मेरे प्यारे बच्चों, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. तो लिखो जी, रीजंस फॉर लेविंग टैक्सेस. फर्स्ट इज रेवेन्यू टू गवर्नमेंट. और रेवेन्यू क्यों चाहिए गवर्नमेंट को? टू रन द कंट्री. जल्दी बोलो, टू रन द कंट्री, देश को चलाना. उसमें आपका क्या क्या आ गया सर? रन द कंट्री में सर जी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर. डिफेंस आ गया सचिन सर, बिल्कुल जी. सचिन सर उसमें हेल्थ आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है. सचिन सर उसमें और क्या डाला था हमने? डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन डाल दिया. दोबारा बोलो. फ्लाईओवर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया बेटा. चलो डन. अब आपको ये बताना है टैक्सेस, इसके अलावा कोई और रीजन भी है टैक्स लगाने का? इसके अलावा भी, रेवेन्यू के अलावा भी टैक्स लगाने का कोई रीजन? गवर्नमेंट का वो उद्देश्य पूरा होता है टैक्स लगाने से. एक तो देश चलाना. दोबारा बोलिए. काला धन पकड़ना वो देश चलाने का पार्ट ही हो गया. और सोचो, वो तो रन द कंट्री हो गया ना. नहीं, मैं बताता हूं. रीजन दूसरा है, सब्सिडीज का पॉइंट को कह सकते हो, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गाइस, टैक्सेस से ना चीजों को महंगा सस्ता किया जा सकता है. जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, इन पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है, सेवन कम हो. ब्रेड है, आटा है, अंडे हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स हैं, इन पे टैक्सेस कम लगाती है, सो दैट ये ज्यादा चले. तो चीज की बिक्री बढ़ानी है, टैक्स कम कर दो. जिस चीज की बिक्री घटानी है, टैक्स बढ़ा दो. तो आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. आप देखना कितना टैक्सेस अल्कोहल पे गवर्नमेंट लगाती है, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल ही रहा है, लेकिन चीज महंगी होने से सेवन कम होता है. सोचो, मुझे तो आइडिया है नहीं, आप लोग बताओ क्या रेट चल रहा है बियर शेयर का, विस्की का? मुझे आइडिया नहीं है कसम से. मान लो चलो 200 रुपए की आती है, अगर वो टैक्सेस वैक्सेस हटा दे तो शायद 100 की आ जाए. तो लोग ज्यादा पिएंगे कम पिएंगे? ज्यादा पिएंगे. तो चीज महंगी कर देते हैं, लोगों की रीच से बाहर हो जाती है, फिर लोग लेते ही नहीं है. तो जो 2 लीटर पिएगा, 2 लीटर होती होगी जो भी है, वो आधा ही पिएगा. दैट इज द पॉइंट. तीसरी बेनिफिट टैक्सेस का जो आपने सोचा नहीं, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. माय डियर फ्रेंड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अब छोटा सा एग्जांपल देखना बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन का. इनकम टैक्स की बात करें, आपको क्या लगता है 1 करोड़ पे कितना इनकम टैक्स है? 1 करोड़ पे कुछ आइडिया? टैक्स की कैलकुलेशन करी है जिंदगी में? कुछ करी हो? नहीं करी. मैं आपको बताता हूं, मोटा मोटा भी कैलकुलेशन ही कर लेते हैं. 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. अलग अलग सिस्टम है, 3 लाख का भी है, 2.5 लाख का भी है. अभी 2.5 लाख वाला केस देखते हैं. 2.5 से 5 लाख मोटा मोटा 12,500. 5 लाख से 10 लाख, कैलकुलेशन दिमाग में मत डालना, 1,12,500. और 90,000 का, आप 90 लाख का अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा
27 लाख, 28 लाख 500, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख, अप्रोक्स इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं। कितना बचा इसके पास? 1 करोड़ कमाया, 30 करोड़ इनकम टैक्स चला गया, तो कितना बचा? 70 लाख। बंदे ने कमाए 5 लाख, उस पे कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। वो 12 लाख पे टैक्स नहीं है, वो सब चीजें छोड़ दो, वो पड़ी होंगी, टीवी में आई थी। अब 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, वो भी बताऊंगा अभी जब हम टैक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे। वो इस बजट में आया है, वो हमारे रेलेवेंट नहीं है। कितना बचा इसके पास? 5 लाख। आप दोनों में प्री टैक्स अमाउंट को कंपेयर करो, प्री टैक्स अमाउंट कितना दोनों में डिफरेंस है? कैन आई से 20 टाइम्स? यस और नो? अब पोस्ट टैक्स कितना डिफरेंस है? 14 टाइम्स। कैन आई से लाइक दिस? तो दोनों में क्या डिफरेंस कम हुआ? इक्वालिटी आई। सोचो जरा, एक बंदे के 80 नंबर, एक बच्चे के क्लास में 40 नंबर। अब वो 80 वाला खूब फिरकी ले रहा है 40 नंबर वाले के, देख फेलियर, क्या फेलियर नहीं हूं मैं, कैसा ले तू फेलियर के बराबर ही 40 लाया है। इतना बेचारा बेइज्जत हो गया, मेरे पास रोते रोते आया, सर देखो ना वो 80 लाया है, मुझे चिढ़ा रहा है। मैंने बड़े अक्लमंदी करी, 80 वाले की 20 नंबर काट दिए, इसके 20 नंबर जोड़ दिए। अब दोनों के कितने नंबर हो गए? 60-60। मैं कब चिढ़ा? तू चिढ़ा उसको। तो गवर्नमेंट रॉबिनहुड वाला काम करती है टैक्सेस से, अमीरों से ज्यादा वसूलती है, गरीबों से लेती ही नहीं है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो जो दोनों में 20 टाइम्स का डिफरेंस था, अब डिफरेंस कितना रह गया? 14 टाइम्स। तो गवर्नमेंट टैक्सेस द रिच मोर एंड पुअर लेस। अब उसके 30 लाख चले जाएंगे ना, सदमे में बैठा होगा 1 करोड़ वाले के, उछलेगा नहीं ज्यादा। 1 करोड़ होता ना जेब में, बेकार में घड़ियां खरीदता, यूरोप में घूमता, 30 लाख चलेगा ना, शांति से बैठेगा। जब वो आया ना डिमोनेटाइजेशन, गरीब बड़े खुश थे, लगो तुम लाइनों में बैंकों में, हमारे पास तो है ही नहीं। क्योंकि इनइक्वालिटीज से ना सोशल अनरेस्ट डेवलप होता है। इनइक्वालिटीज, सोशल अनरेस्ट, सब इक्वल रहेंगे ना तो मजा आता है। जैसे अमेरिकन इकोनॉमी है, मेजॉरिटी मिडिल क्लास सब इक्वल रहते हैं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन एक गरीब बिल्कुल नीचे और अमीर इतना ऊपर, तो वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकती इंडिया अगर डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, पुअर में ज्यादा और रिच में ज्यादा। तो टैक्सेस से गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से ज्यादा लेकर गरीबों को दे देती है, तो दोनों में समानता रहती है। सिबलिंग्स हैं आपके घर में, डज पेरेंट ट्रीट यू डिफरेंट फ्रॉम योर सिबलिंग और दे ट्रीट यू इक्वली? चलो वो देखो, वो आई थिंक मेजर डिफरेंस नहीं होता, 19-21 का फर्क होता है या मेजर फर्क है? पीछे द गर्ल इन ब्लैक। अच्छा, मतलब मुझे तो नहीं लगता वैसे पेरेंट डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, चलो फिर भी मेजरली तो नहीं है ना। अगर ज्यादा डिफरेंस हो गया तो तुम्हारे अंदर हीन भावना डेवलप नहीं हो जाएगी, हमें तो कुछ देते नहीं खाने। अच्छा, खाने में भी ऐसा करते हैं, कपड़े दिलवाने में भी करते हैं। अच्छा, ये कौन से पेरेंट्स हो गए यार, हमारे टाइम तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आप मांग, वो नहीं, गलती आपकी है। वो दूसरा जो आपका भाई बहन है वो जिद्दी है, आप जिद्दी नहीं हो। ये मेरे साथ होता था, वो मांग लेता था, दो मुझे 10,000, मैं मांगता नहीं था शराफत में। वो लेकिन पेरेंट डिफरेंशिएट 99% नहीं करते मेरे हिसाब से। वो जिद्दी होता है, फैल जाएगा, रोएगा तो उसको दे देते हैं, और हम शरीफ बड़े, अच्छा आप बड़ी होंगी फिर, बस फिर वो आपके अंदर बड़प्पन है इतना, तो आप सेक्रीफाइसिंग है भावना है आपके अंदर, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। आप फैल जाओ, अभी जमीन पे लेट जाया करो कि मैं उठूंगी नहीं, खाना नहीं खाऊंगी, खाना भी नहीं मिलेगा फिर। तुम्हें यानी अभी नफ्स दबानी नहीं आती पेरेंट, तुम्हें अभी ना बेटा नफ्स दबानी नहीं आती पेरेंट्स की। अच्छा, मिलेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता। अच्छा। और वो जो तुम्हारा भाई है, अच्छा उनको मिल जाता है, तो वो क्या हटकंडे अपनाते हो कि उनका हो जाता, तुम्हारा नहीं होता। तो वो बटरिंग करते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा, वो तुम नहीं करती होंगी फिर।
कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर कमी है। देखो वो मम्मी प्लीज दो ना, अब तुम अपने गुस्से में रहती होंगी फिर, तो फिर तुम्हारी गलती है ना, पेरेंट्स की गलती कोई है। तुम भी जिद्दी बन जाओ, फैल जाओ। चलो देख, फिर आप देखिए यार, यू कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू। चलो जी, एनी हाउ, लास्ट एंड फोर्थ रीजन फॉर लिविंग टेक्सास माय डियर फ्रेंड्स इज रिप्रेजेंटेशन। एक छोटी सी बात, रिप्रेजेंटेशन का मतलब से इन गवर्नमेंट। आप लोग आज पहली बार मुझसे मिले हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है 15-20 साल से तो मुझे जानते हो। आज आप लोग पहली बार मिले हो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम बचपन से पढ़ रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो, या मैं आपको बचपन से पढ़ा रहा हूं, 15-20-50 क्लासें हो गई, ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं हर क्लास में ऐसे ही बोलता हूं। अच्छा चल छोड़, मजाक, जोक्स अपार्ट। आप यहां पर क्लासेस में आए हो, आ गए ना? ये फ्री क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं? हैं? आज वाली नहीं, नलायको, वैसे बोल रहा हूं, आर दीज फ्री और चार्जेबल? ये सब चार्जेबल क्लासेस हैं, फ्री कोई है, आज वाली नहीं है, टेंशन ना ले। तो दीज द बैच इज चार्जेबल, टुडे इज नॉट चार्जेबल, ठीक है? अगर पूरा बैच फ्री कर दूं, चलो, आई एम नॉट सो क्रेजी, बनिया हूं ओबीसी ऊपर से, नहीं होने वाला, फ्री कर दूं, बोलो, सुनो सुनो, और 15 क्लास के बाद मैं भाग जाऊं। तुम आए यहां पर 16वीं क्लास के लिए, मैं हूं ही नहीं इधर, तुम कहते हो कहां है सचिन सर, क्या वो तो भाग गए, तो हमें सू कर पाओगे? नहीं, तुमने कुछ दिया है जो तुम मांगोगे? तुमने कुछ दिया ही नहीं, हमने भाग गए, फ्री क्लास थी, सचिन सर भी फ्री पे जब तक पढ़ाई होते रहे, ले लो मजे, लेकिन चार्जेबल बैच है, 15 क्लास का। मैं भाग गया। कैन यू होल्ड आईजीपी अकाउंटेबल? ओए होए, लॉयर हो तुम लोग तो। कैन यू सू अस इन द कोर्ट? यू कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट। ऐसे ही टैक्सेस में होता है, कुछ देती हो ना गवर्नमेंट को, एमएलए साहब कहां है पैसा हमारा? वैसे हम पूछ तो सकते नहीं है, तो ऐसे मैं बता रहा हूं, एमपी साहब, मोदी जी काम कौन हो रहा है देश में? मोदी जी तो कर रहे हैं। वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल बिकॉज वी पे टैक्सेस, वी कैन मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जवाबदेही, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो जवाब, हिंदी बड़ी गंदी हो गई यार, जवाबदेही, या जैसा भी है, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप टैक्सेस नहीं देते ना, तो कोई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, क्योंकि हम पैसा कोर्ट्स में जाते हैं वो मांगने, न्याय मांगने, पुलिस के पास जाते हैं, बोलो हाँ या ना, दिस इज बिकॉज वी पे टैक्सेस। फ्री होता ना, चल सावन की घटा, चल साइड में बैठ, ठीक है, लिखो 4 hours ऑफ लिविंग टैक्सेशन, 4 hours ऑफ लिविंग टैक्सेशन। चाहो तो खाली इनका ना टॉपिक लिख लो, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, पहला आर है बेटा, रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। दिस इज द प्राइमरी रीजन माय बेबीज, दिस इज द प्राइमरी रीजन गाइस, दिस इज द प्राइमरी रीजन, मेन। आपका सीएस बनने का प्राइमरी रीजन क्या है? पैसा। सेकेंडरी रीजन रिस्पेक्ट, रुतबा, नॉलेज। पहला रीजन तो ये पैसा आ जाए भाई साहब। देखो सच यही बात है ना, तुमने ये बोला नहीं, तुम सब मम्मी ने कह रहे, पापा ने कहा, ये सब फालतू की बातें करते रहे तुम, तुम्हारा मेन एम था पैसा आ जाए भाई साहब, नॉलेज ना आए। पैसा है, लेकिन वो बिना नॉलेज के आएगा नहीं। लिखो जी, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन, ये सेकेंडरी रीजन है। ये क्या है मुन्ना? सेकेंडरी रीजन। तो जब मैं आपको ना प्रोविजंस पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू कि ये गवर्नमेंट ने प्रोविजन रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लेके आए हैं। कुछ प्रोविजंस चीजों को महंगा सस्ता करने के लिए, स्पेशली जीएसटी यहां काम आता है। जीएसटी काम आता है रीप्राइसिंग के अंदर, कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट कर दिया जीएसटी से, कुछ पे जीएसटी लगा दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन, अमीरी और गरीबी का, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करना। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन का मतलब जवाबदेही किसकी? सरकार की तुम्हारे प्रति, ठीक है? चाहो तो नीचे वाली बातें लिखना है तो लिख लो, मर्जी आपकी है।
इट्स योर चॉइस। क्योंकि ना टैक्स एक बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना ज्यादा इट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। क्लियर? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे नाउ। आई विल नॉट टॉर्चर यू मच मोर, फर्स्ट क्लास है, आई हैव टू टॉर्चर कर दिया तो भाग जाओगे अगली क्लास में। इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं। चलो आओ जी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन is what are the various types of taxes in India? Write down. Last question for today. What are the various types of taxes in India? Syllabus के point of view से पढ़ेंगे, बाकी जो taxes syllabus का part नहीं है, we not discuss that. What are the various types of taxes in India? हाँ जी, गुड्स के सप्लाई पे दुकान वाला क्या लगाता है? बहुत बढ़िया। पहले वैट लगता था बेटा, पहले लगता था वैट, सेल टैक्स, सब हटा दिए गए हैं अब आ गया है जीएसटी। कब से आए जीएसटी हिंदुस्तान में? क्या बात है मेरे लाल, 1/7/2017। कहां से रट के लाए हो ये बात? ईटी में था? कैसे पता लगा? पढ़ा हुआ तो फिर इधर क्या करने आए हो? सर खाली पढ़ा है बस, हमने समझा कोई है। लिखो जी, सप्लाई ऑफ गुड्स पे डैश लगा के जीएसटी। हाँ जी, सप्लाई ऑफ, अरे यार आंसर आ गया पहले ही। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कोई जिम की सर्विसेज हैं, ब्यूटी की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज है, बैंकिंग है, कोचिंग है, तो क्या लगेगा? वो तो गुड्स पे लगता है ना। अच्छा, गुड्स अभी दोनों पे लगता है। हाँ, तो पहले सर्विस पे कौन सा टैक्स था? गुड्स पे तो वैट था, सर्विस पे कौन सा टैक्स था? सर्विस टैक्स था। वो दोनों हटा दिए, वैट और सर्विस टैक्स इकट्ठा एक ही टैक्स लिया है। डुप्लीकेशन बहुत हो रहा था, लॉजिक ये भी है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। जब जीएसटी नहीं आया, आज से लगभग 2017 से पहले की बात, पैदा तो हो गए थे तुम लोग, लेकिन हमें सेंसेस में नहीं होंगे उस वक्त। 16 की बातें तुम्हें याद है? 16 की, 2016-15 की नहीं याद होगी तुम्हारी, 9-10 साल पहले की बात। तो अभी कितने साल के हो? 20 साल के, 19 के, तो 9 से डाइपर में होंगे। नहीं, डाइपर में तो नहीं होंगे, 9 साल का बच्चा डाइपर में नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है इतने, लेकिन वो भूल गए होंगे बात। फिर भी मैं आपको याद दिलवाता हूं, उस वक्त रेस्टोरेंट में जाते ना और 1,000 रुपए का बिल आता, उस वक्त जीएसटी नहीं था, 17 से पहले। उस पर वैट लगता था। वैट अब एग्जैक्ट रेट तो याद नहीं है मुझे, 12%, और सर्विस टैक्स भी लगता था उस पे, लगभग 14% का शायद वैट था, 12% का सर्विस था, जो भी ऊपर नीचे है, दोनों लगाते थे। खाने को गुड भी माना जाता था और सर्विस भी माना जाता था, तो दोनों की मनमानी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है जी खाना खाने जा रहे हो, ये तो गुड है। स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी, वैट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहती थी ये तो खाना गुड होता है, बर्गर है, पिज्जा है, दाल मखनी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती नहीं, ये तो फील लेने के लिए जा रहे हो, मजा लेने के लिए जा रहे हो, सर्विस है, तो वो सर्विस टैक्स लगा देती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ ऐसी चीजें थी जो गुड भी लगती थी, और जैसे सॉफ्टवेयर मैकेफी एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई कहता है सॉफ्टवेयर गुड है, कोई कह रहा है सॉफ्टवेयर सर्विस है, झगड़े चलते थे खूब। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का, उसमें सरिया भी लग रहा है, लोहे भी लग रहा है, और लेबर भी लग रही है। तो सेंटर कहता था तो गुड है, सेंट्रल कहता था ये सर्विस है, स्टेट कहती थी गुड है। तो ओवरलैपिंग बहुत थी, तो गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो गुड और सर्विस की डेफिनेशन, ये लड़का लड़की छोड़ो, सभी को डाल दो इसके अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स हटा दिया, वैट हटा दिया, अब दोनों मिलकर क्या लगाते हैं? जीएसटी। यूनिफॉर्मिटी आ गई, समझ रहे हो? जितनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है उतना देश आगे बढ़ता है। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, एक तो रिलीजन लोगों को डिवाइड करता है, तू एक्स रिलीजन का, तू वाई रिलीजन का, तू जेड रिलीजन का। फिर सुप्योरिटी, ईगो हर्ट होती है, तुमने मेरे रिलीजन को कहा, तेरा रिलीजन बेकार, मेरा रिलीजन बढ़िया।
मेरा भगवान बढ़िया, तेरा भगवान घटिया। भाई साहब ये डिफरेंस हटा दोगे, सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो उसी तरीके से जब ये टैक्सेस में झगड़े होने लगे सेंटर स्टेट के, तो इन्होंने कहा जी हटाओ, मिलकर लगाते हैं। बोलो जी क्लियर है बात। अब हम दोनों के झगड़े होने स्टार्ट हो गए क्लास में, मैं कुछ कह रहा हूं तुम कुछ कह रहे हो, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। तो मिलकर काम करें ना, वही वाली बात। तो लिखो जी सप्लायर सर्विसेज डैश जीएसटी। बेटा जी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगेगा? कस्टम ड्यूटी। लिखो जी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी। बेटा जी इनकम पे इनकम टैक्स। अब छोटा सा एग्जांपल, इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या फर्क है? देखो बेटा, मेरी ना कंप्यूटर बेचने की शॉप है, मैंने 20 लाख के कंप्यूटर बेचे, ठीक है, कौन सा टैक्स लगेगा मेरे ऊपर? जीएसटी लगेगा, गुड्स बेच रहा हूं तो जीएसटी कितने का लगा? एग्जैक्ट रेट मान लो 12% का लगा, तो मैंने 20 लाख पे 12% लगा दिया, 2,40,000। कितने का बिल बनाया? 22,40,000, जिसमें से मैंने सुन लो 2,40,000 लेकर गवर्नमेंट को जमा करवा दिए और 20 लाख रुपए मेरे पास हैं। बोलो हाँ या ना? किस पे? नहीं नहीं नहीं, हमारे सिलेबस में रेट ऑफ जीएसटी नहीं करना, हमें कैलकुलेशन आएगी, रेट क्वेश्चन बोलेगा तो हमें रेट ऑफ जीएसटी याद नहीं रखना कि 12 है, 18 है, 28 है, 5 है, 3 है या 1 है। रेट्स आर नॉट इन द सिलेबस, तो मैं याद ही नहीं रखता ना, मुझे याद करना। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आओ दोबारा से आओ। तो अब ये 2,40 तो गवर्नमेंट को दे दिए, ये जो 20 लाख है इसमें मेरे खर्चे बैठे, मेरे कंप्यूटर बनाए या खरीदे करीबन करीबन 12 लाख के, तो मेरा प्रॉफिट कितना आया? सचिन सर प्रॉफिट आया 8 लाख। इस पे इनकम टैक्स मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो एक बंदा जीएसटी भी देता है और वो बंदा इनकम टैक्स भी देता है। जीएसटी इनडायरेक्टली दे रहा है कस्टमर से लेकर, और इनकम टैक्स अपनी जेब से दे रहा है, अपनी कमाई पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इनकम, वही आईजीबी क्लासेस, कोचिंग की फीस आपसे लेंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे, और फिर कालरा सर को जो इनकम आएगी उस पर वो इनकम टैक्स देंगे। तो एक बंदा दोनों टैक्स दे रहा है, एक अपनी जेब से दे रहा है वो डायरेक्ट, और इनडायरेक्टली आप लोग दे रहे हो हमें देकर, हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात और, जीएसटी कंसिडरेशन का टैक्स है, जो आपने सेल किया उसका जो कंसिडरेशन है उसका टैक्स है। चाहे मेरी कंसिडरेशन 20 है, मेरी खरीदी 22 लाख की भी हो, मैं 20 का बेच रहा हूं, 20 पे लगेगा जीएसटी। मैं खरीदता हूं 22 का, बेचता हूं 20 में, अपनी मार्केट बनाना चाहता हूं, जीएसटी फिर भी लगेगा क्योंकि वो सेल का टैक्स है, सेल का टैक्स। लेकिन इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्यों? प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो इनकम टैक्स मुनाफे का टैक्स है, जीएसटी बिक्री का टैक्स है। आपको लॉस हो या प्रॉफिट, जीएसटी तो देना ही पड़ेगा कस्टमर से लेकर, लेकिन प्रॉफिट पे इनकम टैक्स। मान लो इस 20 लाख के कंप्यूटर 20 लाख के ही बने थे, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 0। तो मुझे इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो डिफरेंस क्या लगा? इनकम टैक्स इज द टैक्स ऑन प्रॉफिट्स पेड बाय द पर्सन हिमसेल्फ, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सेल्स रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। बोलो हाँ या ना? अब डिफरेंस लिखना जरा इनकम टैक्स और जीएसटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहां लिखो इनकम टैक्स, यहां लिखो जीएसटी। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है। बताओ जी कौन लगाता है इनकम टैक्स? सेंट्रल गवर्नमेंट, और जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी आर्टिकल से लगता है इनकम टैक्स? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, उसमें फिर शेड्यूल 7, फिर यूनियन लिस्ट, आर्टिकल 246। कौन से आर्टिकल से जीएसटी लगता है? हाँ, कौन सी लिस्ट से लगता है इनकम टैक्स? यूनियन, यूनियन लिस्ट। हाँ जी बताओ, कौन सी लिस्ट से लगता है जीएसटी? नो लिस्ट, जीएसटी की भाई साहब कोई लिस्ट नहीं है। अच्छा जी, इट इज टैक्स ऑन कंसिडरेशन। उड़ी बाबा रे बाबा रे बाबा रे, टैक्स ऑन कंसिडरेशन।
And GST is a tax on, income tax is tax on income. Sorry. Income tax is tax on profits. Selling price minus cost price. हाँ जी, GST टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस. इनकम टैक्स कब लगेगा? फॉर प्रॉफिट या लॉस? हाँ, नो लॉस में नो इनकम टैक्स. लॉस नो इनकम टैक्स. लेकिन जीएसटी प्रॉफिट हो या लॉस वो तो बिक्री पे लगता है. हाँ, वो तो सेल प्राइस कम है. 10 की चीज 2 में बेचो 2 पे लगेगा. हाँ, 10 की चीज 0 में बेचो फिर नहीं लगेगा, सेल की प्राइस 0 है. 10 की चीज 1 में बेचो 1 पे लगेगा. हमारी फीस 10 की जगह हम 2 की कर दें, फीस 2 पे लगेगा जीएसटी. 10 की फीस 500 रुपए कर दे 500 पे लगेगा. तो इट इज लेवीड ऑन लॉस जीएसटी एप्लीकेबल. क्योंकि जीएसटी मुनाफे का टैक्स नहीं है, सेल का टैक्स है. तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सेल्स, whereas income tax is a tax on profits. Selling price minus cost price. Selling price minus cost price. साल खत्म होने के बाद हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे. तो टोटल सेल्स फाइनेंशियल ईयर, टोटल परचेजेस, टोटल प्रॉफिट. तो ये हाथ चट मंगनी पड़ गया. जीएसटी तो सेल पे लगा देंगे. 1 लाख सेल करो एक बार लगाओ. इनकम टैक्स एक बार लगेगा साल में. पूरा साल खत्म हो जाए फिर टोटल सेल्स इकट्ठी कर लो 24-25 की, टोटल खर्चे 24-25 के, मुनाफा निकाल लो. तो एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेशन है इनकम टैक्स में. लो, अच्छी पॉइंट पूछ लिया. एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेशन, एंड ऑफ ईयर. और बेटा जीएसटी चट मंगनी पड़विया, ईच ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर या ईच ट्रांजेक्शन. जीएसटी तो बेटा वही वाली बात है, हर रोज देना पड़ता है, हर रोज सेल करो. लेकिन इनकम टैक्स हर रोज नहीं है. पूरा साल टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट इकट्ठा दे दो एक बार. बात समझ आई? तो आईजीबी क्लासेस ने सीए के बच्चों को पढ़ाया, सीएस के बच्चों को पढ़ाया, सीएमए के बच्चों को पढ़ाया. अभी इनकम टैक्स नहीं है. साल खत्म हो जाएगा उसके बाद अकाउंटेंट पीएनएल अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट निकलेगा फिर टैक्स देके आएंगे. लेकिन आज का बच्चा कोई फीस दे जाए आज लगाना पड़ेगा जीएसटी, कल बच्चा फीस दे जाए कल लगाना पड़ेगा, परसों लगाए तो परसों देना पड़ेगा. तो जीएसटी हर रोज की कंप्लायंस है. जीएसटी इज एवरीडे कंप्लायंस. इनकम टैक्स नॉट एवरीडे, इट इज अ ईयर. बोलो जी. और बता दूं, जीएसटी मंथली टैक्स है. मंथ में सारी सेल्स इकट्ठी कर लो, सारा जीएसटी जमा करवा दो अगले महीने की 20 तारीख तक. अप्रैल की, मतलब जैसे जितना हम जीएसटी लगा तो देंगे अप्रैल के बच्चों पे, लेकिन जमा कराएंगे मई में 20 तारीख तक. मई की जो फीस आई है सारा जीएसटी ले लेंगे, जमा कराएंगे 20 जून तक. जून की फीस आई है बच्चों से सारी ले लेंगे 20 जुलाई तक. अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का. तो जितने भी आप लोगों ने एडमिशन लिया, फीस पे जीएसटी लिया, गवर्नमेंट कहती है अगले महीने की 20 तारीख तक जमा करवा दो. अब आपकी टोटल फीस फाइनेंशियल ईयर की जो आई, आपसे आई, सीए के बच्चों से आई, रोहिणी सेंटर से आई, लक्ष्मीनगर सेंटर से आई, सारा इकट्ठा करके पीएनएल अकाउंट बनाएंगे. उसके बाद प्रॉफिट निकलेगा फिर टैक्स देंगे. क्लियर है? तो इनकम टैक्स सिंपल है, जीएसटी कॉम्प्लेक्स है. आइए लास्ट पॉइंट, देन वी एंड द थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस. क्या है? लिखना भाई. 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस लिखना बच्चों. 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस. Two categories of taxes. मुन्ना, 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. लिख लो जी. हाँ, अच्छा मैं डिक्टेट करता हूं. इनडायरेक्ट टैक्स लिखिए. पर्सन ऑन whom tax is levied and person bearing tax are different. Person on whom tax is levied and person bearing tax are different.
पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड, जिस पे लगाया, और जो भुगत रहा है वो अलग अलग. पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर डिफरेंट. करनी किसी की, भरनी की. आईजीपी की करनी है, भर बेचारे बच्चे रहे हैं. मैकडोनल्ड्स की करनी है, बेचारे कस्टमर भर रहे हैं. बात समझो. इनडायरेक्ट टैक्स में गुड सर्विस सेल करने वाला फंसता नहीं है, गुड सर्विस का रिसिपेंट फंसता है. करनी हमारी, क्राइम हमने, सजा तुम्हारी. हमें क्या फर्क, हम तो करते चल जाएंगे क्राइम, सजा तुम्हें मिलेगी. वी आर एबल टू शिफ्ट द बर्डन. 5 मिनट. वी आर एबल टू शिफ्ट दी बर्डन. लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है, लिखो. पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड, पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड, पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर सेम. पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर सेम. जिसकी करनी उसकी भरनी. टैक्स ऑन, पर्सन ऑन होम टैक्स इज लेवीड. वो नहीं कहा ना तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, वो गया इनडायरेक्ट. जिसका प्यार है चाहता भी वही है, डायरेक्ट. लास्ट पॉइंट बिफोर वी एंड. एक टेबल बना लो फटाफट से, ऐसे वाला. इनकम टैक्स किस पे लगाया जाता है, पर्सन अर्निंग इनकम. मैकडोनल्ड्स आईजीपी क्लास से सचिन गुप्ता सर. बॉर्न बाय, हु बियर्स इट, हु बियर्स इट. जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. लगाया किसके, पर्सन अर्निंग इनकम. इनकम टैक्स इस पे लगाते जो कमाता है. देता कौन है, जो कमा रहा है. पर्सन बियरिंग, पर्सन अर्निंग इनकम, सेम पर्सन, पर्सन अर्निंग इनकम. ये सेम है, सेम है. सेम सेम नहीं बेटा, सेम सेम. तो ये डीटी आईडीटी, डीटी. पर्सन कमाइंग इनकम पेड बाय पर्सन कमाइंग इनकम. हाँ जी. जीएसटी किस पे लगता है, अरे नलाइको, सप्लाई. हाँ, गुड सर्विस पे तो लगता ही है. सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन करेगा, कस्टमर. रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेम सेम, सॉरी, डिफरेंट है या सेम है, दोनों डिफरेंट है. तो आईडीटी और डीटी. आईडीटी. कस्टम ड्यूटी कौन लगाता है, किस पे लगती है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स. और भैया बियर कौन करता है, उसका खरीदार, बायर ऑफ गुड्स. तुमने एक्सपोर्ट किया तो यूके के बायर ने खरीदा, वो मरेगा. तुमने इंपोर्ट किया, इंडिया में बेचोगे. बात समझो. मुझे गुड्स बाहर से आए, मैंने बेच दिया इंडिया में, तो प्राइस पे डाल दूंगा. इंडिया से गुड्स बाहर गए तो प्राइस में डाल के बाहर वाले से पैसा रिकवर कर लूंगा. तो मैं अपना बर्डन क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा. जो मैंने दर दिया तुम्हारे ऊपर झोंक दूंगा. तो ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, आईडीटी. तो आप बताओ इनकम टैक्स किस पे लगा, कमाई वाले बंदे पे. दिया किसने, कमाई वाले बंदे ने. जीएसटी किस पे लगा, सप्लायर पे. दिया किसने, रेसिपेंट ने. कस्टम ड्यूटी किसने दी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने. और जेब किसी खाली हुई, बायर. अब रिपीट करो 10 पॉइंट्स आज के. पहला पॉइंट, व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स, कंपल्सरी चार्ज लेवीड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ. कंपल्सरी मतलब मैंडेटरी, चार्ज का मतलब मॉनेटरी. गवर्नमेंट लगाएगी या नॉन गवर्नमेंट लोग लगाएंगे, नॉन गवर्नमेंट लगाएंगे तो इलीगल. वो बीड़ू वाली बात हो, गुंडे होते हैं ना वो. क्या देख रही है, टैक्स निकाल. तो वो गुंडे हो गए, वो इलीगल टैक्स हो गया. हाँ जी. गवर्नमेंट में आर्टिकल 265 कहता है लॉ बनाने की पावर नहीं. आर्टिकल 265 कहता है टैक्स शैल बी लेवीड ओनली अथॉरिटी ऑफ लॉ इज देयर. लॉ 246 कहता है केंद्र बनाएगी, राज्य बनाएगी. अगर पावर है, पावर शेड्यूल 7 में लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. इनकम टैक्स की पावर यूनियन लिस्ट में है, कस्टम की पावर यूनियन लिस्ट में है, जीएसटी की पावर लिस्ट में ही नहीं है, उसके लिए अलग से रूम बना दिया.
कौन सा? आर्टिकल 246A। अच्छा, टैक्स लगाने के पीछे 4 रीजंस: रेवेन्यू, डिस्ट्रीब्यूशन, रीप्राइसिंग, रिप्रेजेंटेशन। रेवेन्यू मतलब देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन, गरीबी अमीरी का फासला। रीप्राइसिंग, चीजों को महंगा सस्ता। और बोलने का हक मिलता है तुम्हें, उनकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सेटअप होती है। तुम टैक्सेस देते हो, तुम पैसा दोगे तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनेगी ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी करनी उसकी भरनी, डायरेक्ट, और करनी किसी की, भरनी किसी की, इनडायरेक्ट। जीएसटी और कस्टम इनडायरेक्ट, और इनकम टैक्स डायरेक्ट। चलिए गाइस, I hope you loved the session. I really enjoyed, and we'll meet in the next session now and take the things forward. Have a nice day and a nice life. Wishing you all the best. Stay safe and enjoy your life. Take care. God bless you.